तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चोंगडी के बाजू के ऊपर एक मोटल आर्टिफैक्ट होता है जिसको यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि जुंजी अपनी तलवार को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो पहले से चोंगडी का जो लेवल है वो इससे ज्यादा हाई है, उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है और ऊपर से उसके पास अब एक आर्टिफैक्ट भी है। हर बार उसके ऊपर अटैक करता है अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम 1000 स्नेक इमरजेंस होता है। उसको यूज करते हुए बार बार हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी बार बार उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। चोंगडी उसे कहता है मुझे लग रहा है कि आप तुम्हें यहाँ पर मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और तुम्हें ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। चोंगडी के पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट होती है। वो अपनी स्नेक टाइप की मास्टर स्पिरिट को वहाँ पर यूज कर रहा होता है। सारे स्नेक टाइप के उसके मूव्स होते हैं। फिर से पीछे की तरफ हटता है और हमारे जुंजी के ऊपर स्नेक टाइप के मूव्स के साथ अटैक करता है। वो बहुत सारे स्नेक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। चोंगडी उसे कहता है लगता है कि तुम अभी से यहाँ पर परेशान होगे और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अब हार चुके हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होगा, अब तुम मरने वाले हो। तुम्हारी आंखें बंद करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी, तो फिर ठीक है तुम इसी तरह आंखें बंद करके ही रह लो। जुंजी अपनी आंखें बंद करके खड़ा होता है और साथ ही में बताता है कि आंखें बंद करके जब हम लोग अपनी स्पिरिट एनर्जी को अपने आसपास फैला देते हैं तो हम लोग आसपास सेंस कर सकते हैं। आंखें खोलकर हम लोग जिस चीज को नहीं महसूस कर सकते उसको आंखें बंद करके हम लोग महसूस कर सकते हैं। अटैक से बचना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो सामने देख पाता है कि उसके सामने बहुत सारे एनर्जी अटैक्स होते हैं। वो सारे के सारे एनर्जी अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी स्पीड से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को सीधा जाकर चोंगडी की गर्दन के ऊपर रख देता है और चोंगडी की गर्दन के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है जिससे चोंगडी भी बहुत सा घबरा जाता है, पीछे की तरफ हटता है और वहीं पर गिर जाता है। अपने गले की तरफ देख रहा होता है, उसके गले के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे कैसे हरा दिया। हारने के बाद चोंगडी उसे कहता है तुमने अभी अभी क्या किया, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस राउंड को नहीं मानता, हम लोग एक नया राउंड खेलेंगे। जुंजी उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया है। अगर यहाँ पर कोई सेकंड राउंड होता भी है तो फिर ठीक है, मेरे अटैक करने की बारी होगी। और अपनी तलवार उसने कंधे पे रखी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है तुम्हारी स्वर्ड ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास जो स्वर्ड है ये तो एक लॉ आर्टिफैक्ट है और तुम्हारे जैसे लोगों के पास हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है एक लॉ आर्टिफैक्ट को यूज कर सको। जुंजी से कहता है क्या तुमने अभी अभी इसको नोटिस किया है। जुंजी से कहता है तुमने कहा कि मैं इस तरह के एक लॉ आर्टिफैक्ट को यूज करने के लायक नहीं हूँ, तो क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हें इसको यूज करके दिखाऊं कि मैं इसको यूज करने के लायक हूँ या नहीं। चोंगडी फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम्हें इतनी जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारे जुंजी की स्पीड उससे ज्यादा होती है। वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके दोनों मोटल आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। उसके बाजू के ऊपर जो दो आर्टिफैक्ट लगे होते हैं वो दोनों ही टूट जाते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने मेरे दोनों आर्टिफैक्ट्स को बेकार कर दिया। जुंजी उसे कहता है तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लॉ आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं। चोंगडी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे आर्टिफैक्ट्स को तोड़ दिया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपनी पावर के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर चू भी ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये लड़का कौन से सेंट है जो कि यहाँ पर इंसानी फॉर्म में आ चुका है, यहाँ पर अपने से हायर लेवल के बंदे के साथ बड़ी आसानी से फाइट कर रहा है। इसने अपने ओपोनेंट्स के सारे मूव्स को बेकार कर दिया और साथ ही इसे पता है कि वो कब उसके ऊपर कहाँ पर अटैक करने वाला है, इसके सारे अटैक्स को अवॉइड भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे फिर से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव की जरूरत पड़ेगी अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चोंगडी भी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने के बाद उसे कहता है मुझे लगता है कि अब तुम मेरे इतने सारे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, अब तो तुम यहाँ पर वाली हो, देखना कैसे मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि हमारा जुंजी उसके अटैक्स में से फिर से बाहर निकलता है और बड़ी स्पीड से उसके ऊपर कट लगाने के बाद आगे गुजर जाता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सेम मूव को दूसरी बार यूज कर रहे हो। मैंने पहली बार भी तुम्हारे मूव को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, दूसरी बार भी कर सकता हूँ। हमारा जुंजी उसके ऊपर क्रॉस कट लगाने के बाद आगे गुजरा था, जिसकी वजह से हमारे जुंजी ने अपनी तलवार को घुमाते हुए चोंगडी के दोनों बाजू को काट दिया है। वो वहीं पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वो सोच रहा होता है हमारी शुई फैमिली ने इस लड़के बारे में जो कुछ सोचा था ये वो नहीं रहा। हम लोग सोचते थे कि ये कचरा है, मुझे बिल्कुल भी ये कचरा नहीं रहा। जाहू और मास्टर जैन दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमारे यंग मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम है। क्योंकि पॉइजन जैन सोच रहे होते हैं आयुष ये कौन सा डिवाइन सेंट है, तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तुम्हारा जुंजी कहता है तो हमारी शर्त के मुताबिक तुम इस फाइट को हार चुके हो, तो फाइट को हारने के बाद तुम्हें मुझे बताना होगा कि 14 साल पहले तुम लोगों ने क्या किया था। चोंगडी उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो साथ ही जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है इस बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में पता होगा। चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस शर्त लगाने के बाद तुम हार चुके हो और हारने के बाद तुम्हें यहाँ पर इस बात को ऑनर देनी चाहिए। जल्दी से हमें बताना होगा कि क्या हुआ था। पॉइजन जैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसे पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं लेकिन साथ बात करने की जरूरत ही क्या है, अगर ये हमें कुछ भी नहीं बताने वाला तो इसको अभी मार देते हैं। तो चोंगडी पॉइजन जैन से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मुझे मार कर दिखाओ। पॉइजन जैन उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी
खुशी होगी तुम्हें मारकर। तो पॉइजन चैन आगे बढ़कर उसको मारने लगते हैं। जुनजी उसे वहीं पर रोक देता और कहता है जरा रुको, मुझे कुछ करने दो। बर्दार से कहता है तुम्हें मारना ये बहुत ज्यादा सिंपल मौत होगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी बॉडी के ऊपर जाकर टच करता है। जैसे वो उसकी बॉडी पर टच करता है वो उसे कहता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ। वक्त वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाकर उसे कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है। हमारा जुनजी उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि जब एक इंसान स्पिरिट गैदरिंग राम में थ्रू कंप्लीट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक स्पिरिट सी बनता है। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट सी था उसके फ्लो को रिवर्स कर दिया है। बताया कि उसके फ्लो को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इंसान पूरी जिंदगी दर्द के मारे चिल्लाता रहता है, उसे मौत भी नहीं आती ताकि वो खुदकुशी नहीं कर लेता। इसका पेन इतना ज्यादा तो नहीं होता है कि तुम्हारी मौत हो जाए, लेकिन इसका पेन इतना ज्यादा होता है कि तुम्हें एक जगह के ऊपर टिककर बैठने नहीं देगा और तुम्हें हर वक्त ये महसूस होता रहेगा कि चू फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें ये दर्द दिया था। चलो आप जल्दी से मुझे बताओ। तो मुझे बता देते हो कि 14 साल पहले क्या हुआ था, तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर दोबारा से इसको सही कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं बताते तुम बाकी की सारी जिंदगी इसी दर्द में गुजारने वाले हो। चोंगडी उसे कहता अच्छा अच्छा ठीक है, इस सब को ठीक करो, मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि 14 साल पहले क्या हुआ था। हमारा जुनजी आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी के ऊपर फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसके स्पिरिट सी को फिर से ठीक कर देता है। उसे कहता है चलो अब जल्दी से बताओ कि 14 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले वो जाहू से कहता है जाहू जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ, इसको पानी पिलाओ। तो वो उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि आज से 14 साल पहले जो असैसिनेशन हुई थी तुम्हारी चू फैमिली के ऊपर वो सारी हमने की थी। हमारी शुई फैमिली के साथ साथ जुनमेंग मार्शल हाउस वाले भी सब में शामिल थे। हम सभी लोगों ने मिलकर तुम्हारी चू फैमिली के लोगों को मारा था। आज से 14 साल पहले जुनमेंग मार्शल हाउस के लोग हमारे फैमिली में आए थे और हमारे पास आकर उन्होंने हमारे बहुत सारी ऑफर्स दी थी। उन्होंने हमारे सामने बहुत सारी हाई प्राइस रखी जिसकी वजह से हम लोग उनका साथ देने के लिए मान गए। मेरे बड़े भाई को काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी, इसी वजह से वो लालच में आ गया और उसने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ये सब कुछ जुनमेंग मार्शल हाउस वालों ने नहीं करवाया था, बल्कि उनके पीछे भी कोई और था। उनके पीछे ल्यूजन रॉयल पैलेस वाले लोग थे। जुनमेंग मार्शल हाउस के लोगों को यहाँ पर ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोगों ने भेजा था। शुई फैमिली का काम ये था कि तुम्हारे एक्सपर्ट्स की जान लेनी है। हमने जहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान ली, जिसके बाद जुनमेंग मार्शल हाउस और ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोग आगे बढ़े। उन लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को किडनैप किया और वो उन्हें उठाकर ले गए। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था। जुनजी भी इसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्या ल्यूजन रॉयल क्लैन के लोग ये सब कुछ क्यों करेंगे। वो सारी सोच रहा था मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला। इतना तो पता था कि शुई फैमिली वाले जुनमेंग मार्शल हाउस वालों ने ये सब कुछ मिलकर किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ल्यूजन मार्शल हाउस वाले भी सब में शामिल हैं। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है कि इन लोगों ने इतना सारा पैसा खर्च करके मेरे पेरेंट्स को किडनैप करवाया। मेरे पेरेंट्स के पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें किडनैप करवाना पड़ा। तो जुनजी उसे कहता है क्या तुम्हें उनके मोटिव्स के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। चोंगडी उसे कहता है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारी फैमिली के एक्सपर्ट्स की जान ली थी, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया था। हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस थी कि हम उन लोगों से ये सवाल कर सके कि आखिर वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों कर रहे हैं। पर साथ ही वो उसे कहता है मैंने जो कुछ मुझे पता था वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। चलो ठीक है अब मुझे जाने दो, तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा तो मुझे जाने दोगे। जाहू जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। तुम्हारी शुई फैमिली ने हमारी चू फैमिली के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान ली है, तुम्हें लगता है कि अभी भी हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दे सकते हैं। वो गुस्से के साथ उसको कॉलर से पकड़कर वहाँ पर गुस्सा कर रहा था, जबकि हमारा जुनजी उसे कहता है रुक जाओ, तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जुनजी उसे कहता है चोंगडी ये बात तो ठीक है कि तुम्हें यहाँ से जाने देना होगा कि तुम्हारे बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो चोंगडी को उठाकर वापस से अंडरग्राउंड प्रिजन में ले आते हैं। अंडरग्राउंड प्रिजन में लाने के बाद आहू उसको बालों से पकड़ता है और उसके मुंह को सामने की तरफ करते हुए कहता है जरा सामने की तरफ देखो। फिर मास्टर जैन आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइजन को रिलीज करते हुए उस अंडरग्राउंड जेल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर अपना पॉइजन डालते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहीं पर चिल्लाते हुए जलकर खाक हो जाते हैं। जुनजी कहता है तुमने हमारी चू फैमिली के लोगों की जान ली थी, तो यहाँ पर जान के बदले में जान तो देना पड़ेगी। सीन में शुई फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई फैमिली के पैट्रियार्च काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने छोटे भाई को लेकर। वो सोच रहे होते हैं कि अभी तक उसका भाई वापस क्यों नहीं आया। शुई की आनबीन के साथ होती है, वो कहती है वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे अंकल वहाँ पर प्लान को चेंज कर दिया होगा क्योंकि जुनजी अचानक से वापस अपने क्लैन में पहुंच गया है। इसी वजह से कि उन तो इंतजार कर रहे होंगे कि अगर वो दोबारा वापस कहीं पर जाएगा तो वो फिर से उनके पर अटैक करे। साथ ही वो अपने फादर से कहती है फादर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर गए हैं, उनमें से ज्यादातर तो स्पिरिट गैदरिंग राम के एक्सपर्ट्स हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अंकल का कोई मुकाबला कर सकता है। अंकल आसानी के साथ किसी भी सिचुएशन से निकल कर आ सकते हैं। फादर उसे कहते हैं अगर उन लोगों ने प्लान को चेंज किया है तभी वो कम से कम किसी को यहाँ पर भेजकर मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकते थे कि उन लोगों ने इस प्लान को चेंज किया है। इस वक्त बाहर से एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है। पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च बहुत ही बुरी खबर है, वो जिंगजन यहाँ पर आ रहा है। पैट्रियार्च जो यहाँ पर आ रहा है वो उसे कहते हैं वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहा है, ये बताओ कि क्या उसके साथ कोई और भी है। उनसे कहता है हाँ मास्टर उसके साथ 2 और लोग हैं, उन दोनों ने भी काले रंग के चोगे पहने हुए हैं। तो शुई ज्ञान कहती है इस वक्त में यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। आज अपने नौकर से कहती है जाओ जाकर उन्हें मेन हाल में बिठा दो और उन्हें इंतजार करवा, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर आते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंजी अपने साथ 2 चोगे वाले लोगों को लेकर शुई फैमिली में पहुंच जाता है। तो शुई फैमिली के पैट्रियार्च अपने नौकर से कहते हैं हमसे जाकर मेन हॉल में इंतजार करवाओ, हम लोग वहीं पर आते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। शुई फैमिली के एल्डर साथ में उनकी बेटी शुई कियान होती है। लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और उसे कहते हैं मैं भी किसी टेम्पल में तभी तक नहीं जाता जब तक कि उसने कोई गुनाह न किया हो। मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरी शुई फैमिली में क्या करने के लिए आए हो? लगता है कि तुम माफी मांगने के लिए आए हो। शुंजी उसे कहता है शुई फैमिली के पैट्रियार्च या फिर मैं तुम्हें अंकल कहूँ। अंकल आपको पता है कि पिछले 1 साल से मैं चू फैमिली का नया पैट्रियार्च बन चुका हूँ। मेरे चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने पर बहुत सारी फैमिली के लोग ऐसे थे जो कि मुझे कंग्रेट्स बोलने के लिए आए थे, मुझे बधाई देने के लिए आए थे, लेकिन आप मुझे बधाई देने के लिए क्यों नहीं आए? अंकल आप तो मेरे बहुत करीब है, फिर आप क्यों नहीं आ सके? अंकल वहाँ पर खांसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं भतीजे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आ सका। इसी वजह से फैमिली के बाहर के जितने काम है वो सारे मैं खुद से नहीं कर रहा। हमारा शुंजी उसे कहता है अंकल शुई अच्छा तो ये बात है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तो बिल्कुल मुश्किल क्रिएट करने के लिए नहीं आया। इस बार मैं यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पर आपको एक गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं और पॉइजन जैन उस दूसरे चौके वाले बंदे को आगे करते हैं। पैट्रियार्च शुई और उनकी फैमिली के बाकी के सभी लोग इसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा गिफ्ट लेकर आए होंगे। पैट्रियार्च शुई से कहते हैं तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए कौन सा प्रेशियस गिफ्ट लेकर आए हो? वाकई में वो प्रेशियस ही होगा। शुंजी उसके ब्रदर को उसके सामने धक्का देता है और साथ उसके ऊपर से चौका हटा देता है। तो उसने उसके दोनों बाजुओं को काट दिया था और उसके मुंह के अंदर उन लोगों ने कपड़ा भरा होता है ताकि वो वहाँ पर चिल्ला ना सके। तो ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जुई कियान भी उसे देखकर कहती है तो हमारे सेकंड अंकल हैं। हमारा शुंजी उसे नीचे गिरा लेता है और उसके ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पता नहीं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। और फिर साथ ही वो उसे कहता है इसके साथ कुछ और लोग भी थे, वो पूरे 100 लोग थे लेकिन वो सारे के सारे मारे गए। मैंने उन सभी को मार दिया क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारी फैमिली के लिए ज्यादा खास नहीं थे, इसी वजह से मैं उन सभी को वापस नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम उन सभी की खाक को वहाँ पर से इकट्ठा करना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा। अपनी शुई फैमिली के कुछ मेंबर्स को वहाँ पर भेज दो, मैं उन सभी को बोरी में बरकत में वापस कर दूंगा। साथ ही यहाँ पर वो अपने ऑरा को रिलीज करता है तो शुई कियान को भी महसूस होता है कि इसका ऑरा पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके साथ ही पैट्रियार्च बड़े गुस्से में होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं भतीजे तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है तुम मरना चाहते हो और हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो स्पिरिट गैदरिंग राम में काफी आगे तक कल्टीवेट कर चुके हैं, इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए जब उसके करीब पहुंचते हैं उसी वक्त पॉइजन जैन उसके सामने आ जाता है। तो पैट्रियार्च शुई के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जो कि उसकी चेस्ट में लगता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, पीछे वाली दीवार टूट जाती है और पैट्रियार्च शुई पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटक कर वहीं पर गिर जाते हैं। शुई कियान बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं तो उसके फादर वहाँ पर मलबे में गिरे पड़े होते हैं। तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने पॉइजन जैन और शुंजी खड़े होते हैं। वो कहते हैं ये तो पॉइजन जैन है लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पॉइजन जैन पैट्रियार्च से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के खिलाफ अटैक करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर दोबारा तुमने ऐसा सोचा भी। शुई कियान और बाकी के सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर इसको अपना मास्टर क्यों कह रहा है। शुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पॉइजनस जैन से कहता है मास्टर जैन चलो यहाँ से चलते हैं। वो से कहता है ठीक है मास्टर यहाँ से चलते हैं। पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं इसी वजह से मेरा भाई और बाकी ये सभी लोग फेल हो गए क्योंकि इसके पास एक टॉप क्लास के एक्सपर्ट की मदद है। तब तक इसके पास पॉइजन जैन है तब तक हम लोग इसको यहाँ पर रोक नहीं सकते। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर पॉइजन जैन इस लड़के का साथ क्यों दे रहा है और ऊपर से ये इसे अपना मास्टर क्यों कह रहा है? आयरी से इसे मास्टर की तरह ऑनर करने की क्या जरूरत है? वह शुई कियान को दिखाते हैं जो कि बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है और हमारे शुंजी से कहती है शुंजी यहीं पर रुको। पता नहीं क्यों लेकिन जहाँ पर शुई कियान उससे एक सवाल पूछती है वो उसे कहती है हमारी फैमिली ने तुम्हें कब यहाँ पर प्रोवोक किया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तुम हमें टारगेट कर रहे हो? शुई कियान उसके वक्त यहीं पर मौजूद थी जब हमारे पैट्रियार्च ने ये फैसला किया था कि उसका छोटा भाई शुंजी की चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा। शुंजी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं बल्कि तुम लोग जो कि हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हो? हम लोग ये सारी बात को शुरुआत से देखें तो शुरुआत से तुम्हारी शुई फैमिली कभी भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा थी ही नहीं। तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली के खिलाफ रही है और हमारी फैमिली को एलिमिनेट करने में तुम्हारी फैमिली का हाथ रहा है। हमेशा तुम लोग कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हो ताकि हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो तुम्हारी फैमिली के लोग थे जिन लोगों ने हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया, चू फैमिली के एक्सपर्ट्स को मार डाला। मैं तो यहाँ पर सिर्फ खून का बदला चुका रहा हूँ, खून के बदले में यहाँ पर खून लिया जाएगा। हमारे फादर और बाकी के सभी लोगों ने मिलकर 14 साल पहले जो हमारी फैमिली के खिलाफ किया था वो सब कुछ मैं अभी भी नहीं भूला और उस सब का बदला लेना भी बाकी है। अगर मैं उसका बदला यहाँ पर लूँ तो तुम्हारी शुई फैमिली का किसी एक मेंबर को भी जिंदा रहने का हक नहीं है, मैं सभी को मार डालूंगा।
कियान उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, 14 साल पहले क्या हुआ था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनजिन से कहता है, लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शुई फैमिली की यंग मिस होने के नाते तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अपने बाप से पूछना होगा, शायद वो तुम्हें कभी इस बारे में बता दे। साथ ही वो कहता है, सिर्फ 1 महीना रह गया है, 1 महीने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 5 बड़े हाउसेस डिसाइपल्स को चूज करेंगे। याद होगा कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी, मैंने तुम्हें कहा था कि 1 साल बाद मैं कंपटीशन में तुम्हें हरा दूंगा। सिर्फ 1 महीना रह गया है, मैं तुम्हें कंपटीशन वाले दिन ही मिलूंगा। शुई कियान में चिल्लाकर उसे कहती है, कौन तुमसे डरता है, ठीक है, हम लोग उसी दिन मिलेंगे। साथ ही शुई कियान सोच रही होती है, एक बार जब हम लोग वहाँ पर इस कंपटीशन में पहुंच गए और इसका सामना मुझसे हो गया तो मैं इसको मार डालूंगी, वहीं पर ये सब कुछ खत्म होगा। शुनजी अपने मास्टर जैन के साथ वहाँ से वापस की तरफ आ रहा था, तो ये लोग चलते हुए आ रहे होते हैं। मास्टर जैन उसे कहता है, मास्टर तुमने ऐसा क्यों किया? वो उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मैंने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, मैं उसे वहाँ पर मार सकता था, शुई फैमिली के सभी लोगों को मार सकता था। मास्टर जैन उसे कहते हैं, हाँ मास्टर, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला हूँ। इस वक्त शुई फैमिली का सेकंड ब्रदर, उसकी हालत खराब है और उनके 100 एक्सपर्ट्स को हम लोग ने पहले ही मार दिया है, बस बहुत ही कम लोग बचे हैं और ऊपर से उनका मोरल भी बहुत ज्यादा डाउन है। अगर हम लोग अभी उनके ऊपर अटैक करते हैं तो हम सभी लोगों को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहीं पर उन सभी को एंड कर सकते हैं। तो हमारा शुनजी से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं भूलना चाहिए कि शुई फैमिली के साथ युनमेंग मार्शल हाउस जुड़ा हुआ है, लोग इनको बैक सपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड एल्डर को मारते हैं तब युनमेंग मार्शल हाउस इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग पूरी की पूरी शुई फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं फिर यहाँ पर युनमेंग मार्शल हाउस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर युनमेंग मार्शल हाउस की रैत को दावत दूं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर शुई फैमिली में गए क्यों थे? तुम्हारा जुनजी से कहता है, हम लोग वहाँ पर गए थे उनको बेइज्जत करने के लिए, ताकि मैं उनको एक वार्निंग दे सकूं, मैं उनको बता सकूं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं भी तभी मेरे चू टाउन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि मेरे चू टाउन की रक्षा करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगले महीने जब मैं कंपटीशन के लिए जाऊंगा तो वो पीछे से मेरी चू फैमिली के ऊपर अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोगों ने यहाँ पर शुई फैमिली को एक बहुत ही क्रिटिकल हिट दी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि युनमेंग मार्शल हाउस वाले सब में शामिल होंगे, क्योंकि उन सब ने इस सब से फर्क नहीं पड़ता, ये उनके लिए एक छोटा सा वाकया है। मास्टर जैन उसे कहते हैं, यंग मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपने ये सारे का सारा प्लान सोच समझ कर बनाया था, तो मैं तो यहाँ पर आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। हमारा जुनची उसे कहता है, आप जरा मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक दी थी, उसको तुमने कहाँ तक मास्टर किया है? जैन उसे कहते हैं, मैंने इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और मैं 3rd लेवल तक उसको कल्टीवेट कर चुका हूँ, कि अगले 3 साल में मैं उसको कम्प्लीटली मास्टर कर लूंगा। हो सकता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ स्पिरिट राम में चला जाऊँ। तो हमारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा स्लो है। जुनची मास्टर जैन से कहता है, ये बहुत ज्यादा स्लो है, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचो, ताकि तुम जल्दी से जैंग की को हीवन और अर्थ के साथ महसूस कर सको। जुनची से कहता है, तो यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक लिखूंगा, उस टेक्निक को तुम्हें स्टडी करना होगा और उसके मुताबिक तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। जुनची मास्टर जैन से कहता है, मास्टर जैन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, जब तक कि हमारा कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले पहले तुम एक अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट बन जाओ। तो मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, जी तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि 3 साल का अरसा लगेगा मुझे अर्थ स्पिरिट राम में पहुंचने के लिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ 1 महीने में अर्थ स्पिरिट राम का एक्सपर्ट बन सकता हूँ। जुनची उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे तुम जल्दी से जल्दी अर्थ स्पिरिट राम में पहुंच जाओगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन शुई फैमिली का दिखाया जाता है। शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कुछ खा भी नहीं रही होती, वो नौकरानी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और उसे कहती है, अपना खाना लेकर दफा हो जाओ, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझसे नहीं खाया जाएगा। साथ ही हमारे जुनची को यहाँ पर गालियां दे रही होती है और कहती है, उसकी हिम्मत कैसी, वो हमारे पैलेस में आया और हमारे सामने आंखों में आंखें डालकर उसने ये सब कुछ कर दिया और मेरे फादर के ऊपर अटैक भी किया, उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। नौकरानी जल्दी से भागती हुई बाहर आती है और सामने उसके पैट्रियार्च होते हैं। वो पैट्रियार्च से कहती है, पैट्रियार्च आप ही को कुछ करना होगा, यंग मिस खाना नहीं खा रही, मैंने तो उनको कितनी बार कहा लेकिन वो नहीं खा रही। पैट्रियार्च अंदर आती है और उसे कहते हैं, बेटा तुम्हें यहाँ पर खाना तो खाना चाहिए, तुम्हें अपना सारा गुस्सा खाने के ऊपर नहीं उतारना चाहिए। शुई कियान अपने डैड से कहती है, डैड मुझे अंकल के बारे में बताया कि सेकंड अंकल कैसे है? वो उसे कहता है, हाँ वो ठीक है, हमने उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन वो बाकी की सारी जिंदगी क्रिपल की तरह ही गुजारने वाला है। वो तो फादर उसे कहते हैं, अब इस बड़े से हादसे की वजह से हमारी शुई फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। शुई कियान अपने फादर से कहती है, फादर उस लड़के की कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, मुझे तो अभी भी लगता है कि वो यहाँ पर पेस को यूज कर रहा है या फिर किसी स्पेशल मेथड को यूज कर रहा है, तभी वो कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा पा रहा है। उसकी कल्टीवेशन मेरी मेहनत की कल्टीवेशन के सामने नहीं टिक पाएगी। फादर उसे कहते हैं, मुझे इस लड़के की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मुझे चू टाउन से ज्यादा मसला है, क्योंकि उनका चू टाउन और भी ज्यादा तरक्की करता जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त पॉइजन जैन उनके चू टाउन की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हम में से कोई भी वहाँ पर जाकर उनके चू टाउन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता और बहुत ही जल्दी दूसरे एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे और उनकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे लिए जो पहले बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग उनसे बदला ले सके। लगता है कि हमारी शुई फैमिली का फ्यूचर फैंग सिटी में खत्म होने वाला है। साथ ही पैट्रियार्च से कहते हैं, अब हमारी शुई फैमिली को तुम्हें बचाना होगा, ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो। तो फादर अपनी बेटी से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन के दौरान जब तुम्हारा सामना उस लड़के से हो, कंपटीशन के दौरान तुम किसी न किसी मौके को देकर उस लड़की को जान से मार डाला, इसी तरह
सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। विज्ञान अपने फादर से कह दिया, फादर ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको निमट लूंगी। विज्ञान अपने फादर से कहती है, फादर इस वक्त जितने स्किल्स मेरे पास हैं उस लड़के को मारना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। पता नहीं इस लड़की को ऐसा क्यों लगता है जो उसे मार सकती है, जबकि हमारा जुंजी वो बड़े बड़े एक्सपर्ट को हरा चुका है। फादर उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फादर उसे कहते हैं, मुझे उस लड़के को हमेशा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग इंसान बन चुका है, वो चेंज हो चुका है। मुझे लगता है इस बार के कंपटीशन के लिए उसने पहले से बहुत सारी तैयारियां कर ली होंगी। क्योंकि हमारी शुई की अपने फादर की बात सुनने के बाद सोच रही होती है, आज से पहले मैंने उस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि पहले वो किस तरह का इंसान हुआ करता था। लेकिन अचानक से ये सारी की सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई हैं और ये सारी घूम फिर कर मेरे करीब आ रही हैं। वो पहले भी एक कचरा था और अभी मेरे सामने एक कचरा है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा लो है। मुझे बस कंपटीशन में मौका देकर उसकी जान लेनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुई कियान काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और अभी भी हमारे जुंजी के बारे में सोच रही होती है कैसे वो उसको मारेगी और कैसे अपनी फैमिली का बदला ले सकती है। यहीं पर सोचते सोचते उसे याद आता है कि उस जुंजी ने यहाँ पर 14 साल पहले की एक बात का जिक्र किया था। वो अपने फादर से कहती है, फादर उसने 14 साल पहले की एक बात का जिक्र किया था, इस बात का क्या मतलब है? 14 साल पहले क्या हुआ था? फादर उसे कहते हैं, तुम्हें उसकी सारी बकवास बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुस्से में कहा, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि 14 साल पहले क्या हुआ था। साथ ही फादर उसे कहते हैं, इस बार तुम्हारी सिलेक्शन की जो जगह है वो ब्लैक वाटर सिटी है। ब्लैक वाटर सिटी में हमारे काफी सारे लोग हैं, मैं वहाँ पर पहले से किसी को भेज देता हूँ। वहाँ पर एल्डर बू से इस बारे में बात कर लिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस बार वो जुनमेंग मार्शल हाउस के रिप्रेजेंटेटिव एल्डर होने वाले हैं। मैं उनसे पहले ही बात कर लूंगा ताकि वो तुम्हारी मदद करें। तो अपनी बेटी से कहते हैं, हमारी फैमिली के नाम के ऊपर जितने भी दाग लगे हैं वो सारे के सारे तुम्हें साफ करने होंगे। तो उसकी बेटी उसे कहती है, फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को भी नीचे नहीं झुकने दूंगी, स्पेशली हमारी शुई फैमिली को। तो नेक्स्ट सीन हमें 100 ट्रेजर पवेलियन का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी 100 ट्रेजर पवेलियन में जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद मास्टर जैन उसे कहते हैं, मास्टर आप यहाँ पर कौन सी जड़ी बूटियां लेने के लिए आए हैं? तो हमारा जुंजी से कहता है, मैं यहाँ पर स्पिरिट कोर्स लेने के लिए आया हूँ और वो बहुत ही स्पेशल स्पिरिट कोर्स होने वाली है। मास्टर जैन उसे कहते हैं, तो मास्टर आपने मुझे कह दिया होता, स्पिरिट कोर्स तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी, मैं आपके लिए स्पिरिट कोर्स लेकर वापस आ जाता, आपको पर्सनली यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? हमारा जुंजी उसे कहता है, नहीं मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट स्पिरिट कोर्स चाहिए, मुझे एक ऐसे बीस्ट की स्पिरिट कोर्स चाहिए जो कि 9th लेवल पर हो, मुझे 9th लेवल के स्पिरिट बीस्ट की 9 स्पिरिट कोर्स चाहिए। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, लेकिन हमारा सिटी तो बहुत ज्यादा छोटा है, हमारे सिटी में आपको 9th लेवल के बीस्ट की कोर्स कहाँ से मिलेंगी? जुंजी कहता है, मेरे पास अपने प्लान्स हैं, कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वहीं पर मैनेजर किनशान भी निकल आते हैं और उसे कहते हैं, पैट्रियार्च चू, ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैनेजर किनशान उसे कहते हैं, वैसे भी मैं यहाँ पर आपके रेजिडेंस पर जाने वाला था आपको इन्वाइट करने के लिए, ये तो अच्छी बात है कि आप खुद ही यहाँ पर चले आए हैं। ये उसे कहता है, क्यों तुम मेरे रेजिडेंस पर क्यों जाने वाले थे मुझे इन्वाइट करने के लिए? तो मैनेजर किनशान उसे कहते हैं, नहीं ये मैं नहीं, लेकिन सिटी लॉर्ड इस बार तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सिटी लॉर्ड मिस यूजैन के साथ इस वक्त अंदर है और वो तुम्हें वहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। हमारा जुंजी उसके साथ अंदर जाता है जहाँ पर सिटी लॉर्ड पहले से मौजूद होते हैं, मिस यूजैन भी वहीं पर ही होती है। हमारा जुंजी से कहता है, सिटी लॉर्ड ये क्या, तुम तो मेरे साथ बहुत ही इज्जत से बात कर रहे हो, तो सिटी लॉर्ड तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मुझे पता चला है कि तुम दोनों यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहे थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो? तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ऑफेंड किया था, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर अपनी इस गलती को सुधारने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे से काफी सारे स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आया। जुंजी से कहता है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं सबको पहले भूल चुका हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सिटी लॉर्ड है तो आप मेरे साथ इस तरह बात कर सकते हैं, आपको दोबारा इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। तो सिटी लॉर्ड अपने पास से गिफ्ट निकालते हैं और उसे कहते हैं, प्लीज मेरे इन गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। अपने पास एक स्पेशल स्टोन निकालकर उसके सामने करते हुए कहते हैं, ये एक स्पेशल स्टोन है जो कि मेरे दिल और दिमाग को शांत करने के लिए होता है, इससे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो जो तुम्हें भी सुकून देगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा ये वाला गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। जुंजी से कहता है, अच्छा ठीक है मैं इस गिफ्ट को रख लेता हूँ। फिर साथ ही वो अपने पास एक रोब निकालते हैं और उसे कहते हैं, ये एक स्पेशल आर्मर है जिसे रीइंफोर्स किया गया है स्पेशली हमारे लिए, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, ये बाहर से बहुत ज्यादा नर्म है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर एक स्पिरिट गैदरिंग कल्टीवेटर भी तुम्हारे पर अटैक करेगा तभी तुम उसके पंच को ब्लॉक कर पाओगे। ये बताओ कि तुम्हें ये वाला आर्मर कैसा लगा? हमारा जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये दोनों गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ये दोनों गिफ्ट यहाँ पर मुझे मुफ्त में देने वाले हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें इनके बदले में मुझसे क्या चाहिए? मिस यूजैन से कहती है, हाँ ये बात तो सच है कि हमें इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए, हम लोग यहाँ पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मिस यूजैन से कहती है, आज से कुछ साल पहले हमारे सिटी लॉर्ड अर्थ स्पिरिट राम में ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन ब्रेक थ्रू करने के टाइम पर इनसे गलती होगी जिसकी वजह से इवल जैंकी इनकी बॉडी के अंदर चली गई, जिसकी वजह से इनको एक हिडन इंजरी मिल गई। वो हिडन इंजरी इतनी पावरफुल थी कि उसके बाद से इतने सालों से ये लोग स्पिरिट गैदरिंग राम के 9th लेवल पर अटके हुए हैं और ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, ये अर्थ स्पिरिट राम में नहीं जा पा रहे। मिस यूजैन से कहती है, ये बहुत सारे फिजिशियंस को अपने आप को चेक करवा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इनका इलाज कर चुके हैं, लेकिन
कोई भी इनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा। इसी वजह से पिछले कई सालों से ये अर्थ स्पिरिट realm में नहीं जा पा रहे। लास्ट टाइम तुमने अपनी वाइफ के लिए मुझसे एक 100 जैंक पिल बनवाई थी। वो पिल बहुत ज्यादा स्पेशल थी। तुमने अपनी वाइफ की बॉडी के अंदर से उस की को सप्रेस करने के लिए उस पिल को यूज किया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस तरह की एक और पिल बनाकर पैट्रियार्च को दे देते हैं, पैट्रियार्च ने सिटी लॉर्ड को दे देते हैं, तो हम लोग इनकी बॉडी के अंदर उस इवल जैंक की को सप्रेस कर सकते हैं। इससे सिटी लॉर्ड आसानी के साथ लेवल अप कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ पर बुला रहे थे। तुम्हारा जुंजीस की बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं तुम्हें जैंक पिल नहीं दूंगा। साथ ही वो यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करता है। वो उसे कहता है हालांकि दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, इन दोनों की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट की थी। तो जैंक पिल को यूज करते हुए फ्रोस्ट की को सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर इवल जैंक की है। हम लोग 100 जैंक पिल को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर इवल जैंक की को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसकी कल्टीवेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये दोबारा कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तो सिटी लॉर्ड वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या मुझे अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए कि मैं कभी भी आगे कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा? जुंजी कहता है लेकिन ये कम्प्लीटली होपलेस नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। बोसदा खुश जाते हैं और कहते हैं तो बताओ कैसे तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जुंजी कहता है तुम यहाँ पर अर्थ स्पिरिट realm में कदम रख लेते हो, यानी तुम ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारी वो इंजरी भी हील हो जाएगी और इसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इवल जैंक की है वो भी खत्म हो जाएगी। सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं बकवास बंद करो, कई सालों से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू ही तो नहीं कर पा रहा, तुम्हें यही तो बकवास कर रहा हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, फिर तुम यहाँ पर मुझे यही मशवरा दे रहे हो कि मैं पहले ब्रेक थ्रू करूँ, ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी इंजरी अपने आप हील हो जाएगी। लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर पाता तो मैं कब का यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके अर्थ स्पिरिट realm में चला गया होता। फिर साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के, मैंने यहाँ पर अपने सिटी लॉर्ड के स्टेटस को साइड पर रखते हुए तुम्हारे सामने अपना सर झुकाया और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारे साथ बात की ताकि तुम मेरी मदद कर सको, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मुझे यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बता रहे हो। जूजान उसे खींच रही होती है कि इसके साथ गुस्सा मत करो, जबकि हमारा जुंजी सिटी लॉर्ड से कहता है मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें डायरेक्टली स्पिरिट realm में ब्रेक थ्रू करवा सकता हूँ तुम्हारी उस इंजरी को इग्नोर करते हुए। मैं जूजान कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास इस तरह कोई तरीका है? तुम्हारा जुंजी कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें 2 शर्तों को पूरा करना होगा। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं अगर तुम वाकई में ये सब कुछ कर पाती हो, अगर तुम मुझे अर्थ स्पिरिट realm में पहुंचा देती हो, तो मैं तुम्हारी सारी शर्तों को मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि वो दोनों शर्तें मेरी रेंज में होनी चाहिए, यानी कि उन दोनों शर्तों को मैं पूरा कर सकूँ, तभी मैं उन दोनों शर्तों को पूरा करूंगा। जुंजी उसे कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पहली शर्त बताने वाला हूँ। मेरी पहली शर्त ये है कि तुम्हें 9 डीमन कोर्स को लेकर आना पड़ेगा, 9 स्पिरिट बीस्ट के अंदर से, जो ऐसे स्पिरिट बीस्ट जो कि 9th लेवल पर हूँ स्पिरिट गैदरिंग realm के। बात सुनते ही सिटी लॉर्ड भी काफी हैरान हो जाती हैं। वो उसे कहते हैं लेकिन ये कैसे होगा? साथ ही हमारा जुंजी उसे कहता है इसमें एक और कंडीशन भी है कि तुम्हें ये सब कुछ 1 महीने के अंदर करना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 ऑफ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। जो सिलेक्शन कंपटीशन से पहले जहाँ पर वो सारी की सारी डीमन कोर्स चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। साथ ही उनसे कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ से स्पिरिट बीस्ट की कोर्स चाहिए थी, मैं वो कोर्स ही खरीदने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो या नहीं? सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और सोच रही होती है आखिर मैं यहाँ पर से 9 स्पिरिट कोर्स कहाँ से लेकर आऊंगा? ये वाली 9 स्पिरिट कोर्स तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, मेरे घर में सिर्फ 2 पड़ी हुई है, अगर मैं अचानक यहाँ पर बाकी की सारी खरीदने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी, इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मिस जूजान उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर 9th लेवल के डीमन बीस्ट के कोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें ला दूंगी, हमारे लिए ये कोई भी बड़ा मसला नहीं है कि हम लोग इस मसले को पैसे से हल कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है। सिटी लॉर्ड से कहते हैं चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी कंडीशन क्या है? हमारा जुंजी कहता है तो मेरी दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं सिटी लॉर्ड को स्पिरिट realm में पहुंचा देता हूँ, इनका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करवा देता हूँ, तो सिटी लॉर्ड को मेरी चू फैमिली का एक गेस्ट एल्डर बनना होगा और गेस्ट एल्डर बनकर इन्हें मेरी फैमिली की सपोर्ट करनी होगी और इसे बचाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा अरसा के लिए ये नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ 10 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको मेरा गेस्ट एल्डर बनना होगा। तो सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनते ही कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी ये सेकंड कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं एक बहुत ही डिग्निफाइड सिटी लॉर्ड हूँ, चू फैमिली जैसी एक छोटी सी फैमिली का गेस्ट एल्डर बनना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसऑनर की बात है, इसी वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ करना। जूजियान भी हमारे जुंजी से कहती है जुंजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही हार्श है? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारे गेस्ट एल्डर बन जाएं? पॉइजन जैन भी आगे बढ़ते हैं, उन लोगों से कहते हैं क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि चू फैमिली का एक गेस्ट एल्डर बनना ये बहुत बड़ी डिसऑनर की बात है? अगर मैं यहाँ पर इसको अपना मास्टर मान सकता हूँ, इसका गुलाम बन सकता हूँ, हमारे लिए इसका गेस्ट एल्डर बनना तो बहुत बड़ी ऑनर की बात होनी चाहिए। वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो पॉइजन जैन है और ये पॉइजन जैन यहाँ पर क्या कर रहा है? साथ ही सिटी लॉर्ड बू से कहते हैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर तो पॉइजन के बहुत सारे निशान थे, वो सारे निशान कहाँ पर चले गए? मुझे ये बताओ कि तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन साथ ही वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे पॉइजन जैन जुंजी को वहाँ पर अपना मास्टर कह रही होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मास्टर कैसे हो सकता है? पॉइजन जैन तो एक एक्सपर्ट है जो कि इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग realm के पीक पर है, फिर इसने जुंजी को अपना मास्टर कैसे मान लिया? पॉइजन जैन सिटी लॉर्ड को काफी लंबे अरसे से जानते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि हम दोनों में एक लंबे अरसे से एक अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मशवरा दूंगा। मैं
यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें जू फैमिली का गेस्ट राइटर बन जाना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को फॉलो करोगे तो तुम्हें बता दूं कि तुम अर्थ स्पिरिट राम तो क्या, मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में तुम ह्यूमन स्पिरिट राम में भी पहुंच सकते हो। ये बात सुनते ही सिटी लॉर्ड भी काफी हैरान हो जाती है और सोच रही होती है क्या वाकई में मैं ह्यूमन स्पिरिट राम में भी पहुंच सकता हूँ। मिस जूशान भी सोच रही होती है क्या वाकई में कोई ह्यूमन स्पिरिट राम में पहुंच सकता है, वो भी हमारे छोटे से शहर में। हमारा जुंजी कहता है जबकि सिटी लॉर्ड को ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर तुम लोगों से और कोई भी बात नहीं करनी। यहाँ से कहता है पॉइजन जाए, चलो यहाँ से चलते हैं। तब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो सिटी लॉर्ड उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ ही सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। जुंजी बाहर निकलता है तो मिस जूशान उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी यहीं पर हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन में रहो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर दूंगी, यहाँ पर तुम्हारी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा, यहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही सिटी लॉर्ड और साथ में पॉइजन जैन उन दोनों को भी उनके प्राइवेट रूम्स दिए जाएंगे जहाँ पर वो उन सारी स्पिरिट कोर्स को बॉडी में अब्सॉर्ब करके तुम्हारे तरीके के मुताबिक अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। जुंजी से कहता है तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 रूम्स को तैयार करो, एक मेरे लिए और एक पॉइजन जैन के लिए। हम दोनों अपने अपने प्राइवेट रूम में बैठकर कल्टीवेट करेंगे। मिस जैन उसे कहती है बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रूम को बुक करूंगी। जुंजी अपने रूम के अंदर चला जाता है, उसका अपना प्राइवेट रूम होता है, वहाँ पर उसके पास 6 डीमन स्पिरिट कोर्स होती है। वो कहता है मेरे पास 6 स्पिरिट कोर्स है, इस वक्त मैं स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में भी नहीं हूँ, इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करता हूँ इन सारी की सारे कोर्स के अंदर इनकी स्पिरिट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ 1 महीने के बाद सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो मुझे ये शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एक प्राइवेट रूम में बैठ जाता है और उसके पास 6 स्पिरिट कोर्स होती है और वो सारे स्पिरिट कोर्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिनी लेसन दिया जाता है, स्पिरिट कोर्स के बारे में बताया जाता है कि जब एक इंसान स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिट सी अपीयर होता है। वो स्पिरिट सी दूसरे स्पिरिट भी इसकी बॉडी के अंदर क्रिएट होने वाले स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। जब वो स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक स्पिरिट सी बनता है, स्पिरिट सी की बजाय एक स्पिरिट क्रिस्टल बनता है। एक इंसान स्पिरिट कोर की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करता है तो उसके स्पिरिट सी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने स्पिरिट सी को एक्सपेंड कर सकता है जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है। ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। हायर लेवल का यानी कि स्पिरिट गैदरिंग ग्राम का बंदा तो आसानी के साथ एक स्पिरिट कोर की एनर्जी को बॉडी में एब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन एक बंदा जो कि भी स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में ना हो, जो कि सिर्फ बॉडी टेम्परिंग ग्राम में हो, वो यहाँ पर इस कोर को एब्सॉर्ब करेगा तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस वक्त जुंजी जो कुछ भी कर रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो यहाँ पर इसको स्टेबिलाईज नहीं कर पाया और इतनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में ठीक तरह से रिफाइन नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी फट सकती है और वो यहाँ पर इस कंडीशन के दौरान मार भी सकता है। हमारा जुंजी यहाँ पर इस टेक्निक को क्यों अप्लाई कर रहा है और ये इतना हाई रिस्क यहाँ पर क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसे 9 स्पिरिट गैदरिंग रिवोल्यूशन टेक्निक कहा जाता है। वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है जिसकी वजह से इतने सारे कोर्स की एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी में रिफाइन कर पाएगा। ये वाली टेक्निक उसके एक पुरानी जिंदगी में उसका एक दोस्त था जो कि एम्परर में से एक एम्परर था, बहुत ही पावरफुल था, उसने उसको ये वाली स्पेशल टेक्निक सिखाई थी और स्पेशल मार्शल एम्परर का नाम हुन जुआन था और जो कभी इसका दोस्त हुआ करता था। यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते हुए इसे बार बार सारी की सारी एनर्जी को रिवॉल्व करते हुए एक ही जगह के ऊपर गैदर करना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग बड़े से सूरज को एक जगह पर कंडेंस करते हुए सूरज को चांद के साइज के बराबर ले आए और उसको जहाँ पर सुप्रेस कर दें। इसको कंडेंस करने के बाद इसके आसपास जितनी भी एक्सेस एनर्जी होगी वो सारी की सारी स्पिरिट कोर से बाहर निकल जाएगी। बाकी की सारी एनर्जी इसकी बॉडी में रिफाइन होने से इसका लेवल अप हो जाएगा और इसको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। जुंजी वहाँ पर पूरे 10 दिन गुजारता है। 10 दिन के बाद वो पूरी की पूरी 6 स्पिरिट कोर्स वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और वो कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिट कोर्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। वो कहता है ब्रदर हुन जुआन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पिछली जिंदगी में तुमने मुझे ये वाली स्पेशल टेक्निक दी थी, मैंने तुम्हें उस वक्त इसके बदले में बहुत सारी पिल्स दी थी, लगता है कि उन सारी पिल्स के बदले में आज मेरी कीमत वसूल हो गई। इसी वक्त जुंजी के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जू जैन अपने मास्टर मैनेजर किंशा के साथ वहाँ पर फिर रही होती है। वो कहती है ये क्या जैन हमारे जुंजी के रूम के बाहर क्या कर रहा है, मैंने तो इसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था, इसे तो अपने रूम के अंदर होना चाहिए था। मैनेजर किंशा से कहते हैं मैंने भी उससे पूछा था लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसे कहती है मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जुंजी रूम से बाहर निकलने वाला होगा, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। उसी वक्त पॉइजन जैन उठकर खड़ा हो जाता है तो मिस जू जैन कहती है लगता है कि जुंजी बाहर निकलने वाला है, इसी वजह से वो उठकर खड़ा हो गया, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं, चल के देखते हैं कि जुंजी ने वहाँ पर क्या अचीव किया है। सभी लोग भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं, दरवाजा खुलता है, जुंजी बाहर निकलता है। जुंजी बाहर निकलते ही पॉइजन जैन से कहता है पॉइजन जैन जी तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम तो पहले से अर्थ स्पिरिट रूम में पहुंच चुके हो। पॉइजन जैन उसे कहता है मैंने आपके मेथड्स को पूरी
वही तरह से फॉलो किया जिस तरह आपने मुझे बताया था और अपनी कल्टीवेशन को सक्सेसफुली अचीव किया है। फिर साथ ही वो हमारे जुंजी के सामने झुक जाता है और उसे कहता है पॉइजन जैन, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है और मैं साथ ही आपको यहाँ पर इस बात का वादा करता हूँ कि जहाँ पर भी आप जाएंगे मैं वहाँ पर आपको फॉलो करूंगा कि आप मेरे मास्टर हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। आज के बाद मैं कभी भी आपकी साइड नहीं छोड़ने वाला है। जुंजी उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुझे मेरे साथ हर जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे चू टाउन को प्रोटेक्ट करो, तुम मेरे एक वेनरेबल एल्डर हो। मास्टर जैन उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, मैं अपनी जिंदगी तक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं चू फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। मिस यूजैन मैनेजर किनशान से कहती है अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि पॉइजन जैन हमारे पूरे के पूरे इस ज़ीफेंग सिटी के सबसे पहले अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट है, क्योंकि इनसे पहले हमारे पूरे ज़ीफेंग सिटी में कोई भी अर्थ स्पिरिट राम का एक्सपर्ट नहीं है। मास्टर किनशान कहते हैं लगता है कि अब चू फैमिली बहुत ही जल्दी राइज करने वाली है, क्योंकि ज़ीफेंग सिटी में इनसे ज्यादा पावरफुल फैमिली और कोई भी नहीं है। ये उन दोनों की तरफ देखकर कहता है तुम दोनों भी यहीं पर हो। जुंजी मिस यूजैन से कहता है सिटी लॉर्ड के बारे में क्या, मैंने उन्हें भी वहाँ पर प्राइवेट रूम में ये सारा मेथड बताया था कल्टीवेट करने के लिए। मिस यूजैन कहती है मुझे नहीं पता, वो भी अपने क्लोज डोर में प्राइवेट रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं, हम लोग जाकर उनको भी देखें, क्या पता उन्होंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया हो। तो ये सभी लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं। तुम्हारा जुंजी जैसे उसके रूम के बाहर पहुँचता है, जुंजी वहाँ पर महसूस करता है कि वहाँ पर बहुत सारी ईवल चैंग की होती है। जैन से कहता है पॉइजन जैन जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ दो। पॉइजन जैन आगे बढ़ता जाकर दरवाजे को तोड़ देता है। वो लोग अंदर देखते हैं, लॉर्ड वहाँ पर बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सी डेविलिश एनर्जी निकल रही होती है। हमारा जुंजी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। मिस यूजैन कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है, ऊपर से बहुत सारी ईवल चैंग की निकल रही है। तो हमारा जुंजी आगे बढ़कर जाकर सिटी लॉर्ड के मुंह पर थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है और कहता है तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ, यहाँ पर किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि ये इस वक्त कल्टीवेशन डेविएशन के मूड में चला गया है। अगर मैंने इसको जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो ये यहाँ पर मारा भी जा सकता है। जुंजी आगे बढ़कर उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन मूड के अंदर से बाहर निकल आए। साथ ही वो उसके गले से पकड़कर कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्लियरली बताया था कि मेथड्स को यूज करना है जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने फिर से यहाँ पर जल्दी कर दी। हमारा जुंजी कहता है मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। उस टेक्निक को यूज किए बिना इसको होश में लाना मुश्किल है। और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ता है, एनर्जी को रिलीज करता है। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। सिटी लॉर्ड तो पीछे की तरफ गिरते ही हैं। हमारा जुंजी भी उसके झटके की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। पॉइजन जैन उसे पकड़ते हैं और संभालते हुए कहती हैं तो मास्टर क्या आप ठीक है। हमारा जुंजी से कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे स्पेशल मूव के अटैक की वजह से भी सिटी लॉर्ड को होश में नहीं ला पाया, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सिटी लॉर्ड यहाँ पर मर गया तो इसका सारा इल्जाम तो मेरे पर ही आने वाला है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो जल्दी से आगे बढ़ता है। इस बार वो सिटी लॉर्ड भी एक जबरदस्त किक मारता है। इस किक की वजह से सिटी लॉर्ड वहाँ पर मुंह के अंदर से ब्लड खांसते हैं और पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकते हैं। उसके बाद वो गुस्से के साथ जुंजी से कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जहाँ पर तुमने मुझे किक मारी, यहाँ पर मेरे प्राइवेट रूम के अंदर आए और मेरी कल्टीवेशन को खराब करने के लिए तुमने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, देखो तुमने मुझे जख्मी कर दिया है। जुंजी गुस्से के साथ उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन डेविएशन मोड में चले गए थे। अगर मैं यहाँ पर आकर तुम्हें फोर्सफुली नहीं जगाता, तुम्हें होश में नहीं लाता तो तुम मर चुके होते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस सब के लिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी। जो मेथड मैंने तुम्हें बताया उसी मेथड को फॉलो करते हुए तुम्हें सब कुछ करना होगा, सबको बहुत ही ध्यान के साथ और इत्मीनान के साथ करना होगा। लेकिन तुम फिर से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। सिटी लॉर्ड वहाँ पर बहुत सा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं यंग हीरो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, तुम्हें पता है कि पिछले कई सालों से मैं एक ही राम के ऊपर अटका हुआ हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर गलत कर दिया और तुम्हारी टीचिंग्स को भुला दिया। मुझे लगता है कि अब मैं बाकी की सारी जिंदगी कभी भी अर्थ स्पिरिट राम में नहीं पहुँच पाऊंगा, अब तो मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। मास्टर जैन उसे कहते हैं बेवकूफ तुम तो पहले से अर्थ स्पिरिट राम में पहुंच चुके हो, तुमने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। साथ ही वो अपनी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में मैं अर्थ स्पिरिट राम में ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर चुका हूँ। जुंजी आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है लगता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर लगता है कि ये कोई सपना है। वो उसके कंधे से पकड़कर उसे ग्राउंड के ऊपर पटक कर मारता और कहता है क्या अब तुम्हें होश आई। तो सिटी लॉर्ड को होश आने के बाद वो वहाँ पर बच्चों की तरह उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो फाइनली हो गया, मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया, मैं स्पिरिट गैदरिंग राम से निकलकर अर्थ स्पिरिट राम में चला गया हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है जिस तरह हम लोगों ने आपस में डील की थी, हमारी डील के मुताबिक मैं अगले 10 साल तक तुम्हारी चू फैमिली का गेस्ट एल्डर बनने को तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। हमारा जुंजी उसे कहता है हमने जो पहले डील की थी उसे भूल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ गेस्ट एल्डर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा एल्डर नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरी फैमिली की गेस्ट एल्डर बनोगे तो मुझे तुम्हें ज्यादा बार बचाना पड़ेगा, इसकी बजाय कि तुम मेरी फैमिली को बचाओ। सिटी लॉर्ड यहाँ पर अपनी इंसल्ट सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और पॉइजन जैन से कहते हैं तो पॉइजन जैन तुम्हारा एक एल्डर है तो फिर मैं भी तुम्हारा गेस्ट एल्डर बन सकता हूँ, मैं पॉइजन जैन की मदद ले लूंगा और मैं भी एक समझदार इंसान बन जाऊंगा। मैनेजर किनशान आगे बढ़ते हैं जुंजी से कहते हैं मास्टर जुंजी ये रहे आपके बाकी के स्पिरिट कोर्स जो आपने मुझसे मंगवाए थे। जिसके पास थे वो स्पिरिट कोर्स ले लेता और कहता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मिस
यूजन मैनेजर किनशान से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इसने यहाँ पर ऐसे मेथड को यूज किया जिसकी वजह से ये सिटी लॉर्ड की कल्टीवेशन को बढ़ा पाया है, ताकि वो पिछले कई सालों से एक ही लेवल के ऊपर अटके हुए थे। मैनेजर किनशान से कहते हैं मिस मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यूजन वहाँ पर कुछ सोचने के बाद कहती है मुझे ये बताओ अति जल्दी तो सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है, वो कितनी देर बाद होने वाला है? वो उसे कहता है तकरीबन 15 दिन के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट होगा। मिस यूजन उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इंपीरियल सिटी के लिए यहाँ से निकल जाओ, तुम सीधे इंपीरियल सिटी जाओ और वहाँ पर जाने के बाद टीचर लिंग जाओ वो से मिलना, उनसे कहना चाहे कुछ भी हो जाए स्काई मैंशन को वो रिप्रेजेंट करें बाकी सिलेक्शन में। साथ ही वो अपने पास एक लेटर निकालती है और उसे कहती है अगर वो तुमसे इसकी वजह पूछे तो उन्हें ये लेटर दे देना, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो मैनेजर किनशान उसे कहता है ठीक है काम हो जाएगा। शुनजी अपने घर में वापस आता है, वापस आने के बाद कहता है ल्यूजियांग मैं वापस आ गया हूँ। उसी वक्त ल्यूजियांग पीछे से आती है और उसकी आंखों पे हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर लेती है और कहती है बताओ मैं कौन हूँ। तो शुनजी उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम मेरी ल्यूजियांग हो। ल्यूजियांग उसे कहती है तुम्हें घर आने में बहुत ज्यादा देर होगी, अगर तुम वापस नहीं आते तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाली थी, 10 दिन हो गए तुम वापस नहीं आए थे। शुनजी से कहता है तो मुझे ये बताओ कि पिछले 10 दिन से तुम क्या फील कर रही हो? वो उसे कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो मेडिसिन तुमने दी थी वो मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट फील को वो अच्छे से सुप्रेस कर रही है। फिर साथ ही वो उसे कहती है शुनजी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। शुनजी उसे कहता है हाँ क्या है बताओ मुझे, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो, मुझे भी तो दिखाओ कि तुमने मेरे लिए क्या लाया है। तो ल्यूजियांग उसे कहती है लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसको देखने के बाद आगे से हंसोगे नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। वो उसे कहता है हाँ ठीक है मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वो अपने पास एक छोटा सा चाम निकालती है जिसके साथ उसने दो जो छोटी छोटी गुड़िया बनाई होती है, एक शुनजी की होती है और एक उसकी होती है। तो कहती है ये शुनजी की और मेरी है। और शुनजी उस गुड़ियों को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ल्यूजियांग उसे कहती है ये तुम्हारा बेस्ट लक चाम है, मैं चाहती हूँ कि जब तुम वहाँ पर सिलेक्शन कंपटीशन में जाओ तो तुम इसे अपने पास रखना। और शुनजी इस गुड़िया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है। ल्यूजियांग उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ? वो उसे कहता है समझ नहीं आ रही कि तुमने इन गुड़ियों को कैसे बनाया है, जरा देखो तो सही, इसकी चेस्ट कैसी है, इसकी चेस्ट तो बाहर निकली हुई है और तुमने मेरी वाली गुड़िया की चेस्ट भी बाहर निकाली हुई है, लेकिन मेरी तो ऐसी है ही नहीं। ल्यूजियांग वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, ये किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो, ये इसकी चेस्ट नहीं है बल्कि ये इसके हाथ है जो मैंने सामने की तरफ बनाए हुए हैं, तो जल्दी से ये मुझे वापस दे दो, तुम इसको लेने के लायक नहीं हो, तुम एक बेवकूफ हो। महाराज शुनजी उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ठीक है ये बहुत ज्यादा प्यारे बने हैं, मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यंग मास्टर चूप बैठा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। हमारा शुनजी वहीं पर बैठे बैठे हमें बताता है कि उसने 9 स्पिरिट गैदरिंग रिवोल्यूशन टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद न सिर्फ स्पिरिट के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, क्या वो अच्छे से स्पिरिट एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि हमारे शुनजी का उसकी अपनी मार्शल स्पिरिट के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। शुनजी कहता है इस तरह का कंट्रोल स्पिरिट गैदरिंग राम में भी कोई भी अपनी मार्शल स्पिरिट के ऊपर हासिल नहीं कर सकता। फिर साथ ही शुनजी कहता है बस इंतजार करो जब तक मैं स्पिरिट गैदरिंग राम में ब्रेक थ्रू नहीं करता, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं किया, ये बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर ही है। हमारा शुनजी अपने कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस अंदर आता है और उन सभी लोगों को बताता है कि इस बार जो मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन है ब्लैक वाटर सिटी में होने वाला है और हम लोग आज ही यहाँ से निकलने वाले हैं। जाओ उसे कहता है तुम लोग पहले क्यों निकलना चाहते हो? शुनजी उसे कहता है ल्यूजियांग के घोड़े के ऊपर बैठकर सफर नहीं कर सकती, इसी वजह से हम लोग वैगन में जाएंगे और हम लोग 5 दिन पहले जहाँ से निकल रहे हैं, 2 दिन तो वहाँ पर जाने में लग जाएगा और 5 दिन पहले वहाँ पर जाकर हमें अपने आप को सेटल होने में भी टाइम लगेगा। ल्यूजियांग से कहती है क्या वाकई में मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ? शुनजी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ जाओगी, जिस तरह की सिचुएशन है इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। हाँ उसे कहता है यंग मास्टर लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और चू फैमिली की देखभाल करना चाहता हूँ। शुनजी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है लेकिन क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते? तुम्हें पता है ना कि ये वाला सिलेक्शन कम्पिटिशन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाला है, वहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत सारे कम्पिटिशन को देखने का मौका मिलेगा, नई नई मार्शल आर्ट्स देखने को मिलेंगी। हाँ उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर चू टाउन की देखभाल करना चाहता हूँ, मुझे तुमने जिम्मेदारी दी थी चू फैमिली की रक्षा करने की, चू फैमिली की देखभाल करने की, तो मैं यहाँ के सारे मामला निपटाऊंगा। महाराज शुनजी से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं चू टाउन को तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, तुम इसको बहुत ही अच्छे से संभालोगे। इसके बाद बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड अपने साथ घोड़े लेकर आए होते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एस्कॉर्ट का काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों को लेकर ब्लैक वाटर सिटी तक पहुँचूंगा, पूरे रास्ते में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शुनजी से कहता है तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं ने मुझे पहले से बता दिया था कि इस बार की जर्नी हमारी काफी ज्यादा
कोल्ड भी होने वाली है, पर उस इलाके में बर्फ पड़ती है। इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए तैयारी करके आया हूँ। अपने पास एक बॉक्स लेकर आए थे और उसे कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए पोशाकें लेकर आया हूँ, इनको पहन लो। लिu जियांग आगे बढ़ती है और अपनी पोशाक को जल्दी से पहन लेती है और कहती है जरा देखो मेरी कैसी लग रही है। जुंजी मैं क्या ठीक लग रही हूँ? जुंजी भी अपनी पोशाक को पहन लेता है और दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। सिटी लॉर्ड कहते हैं तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ से निकले, और वो आगे आगे अपने घोड़ा लेकर चलते हैं, जबकि बाकी उनकी वैगन पीछे पीछे होती है। जाऊ और उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स उन्हें वहाँ से बाय बोल रहे होते हैं और ये लोग अपने एस्कॉर्ट को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें उस लड़की का भी दिखाया जाता है, यानी कि बिंग ली का दिखाया जाता है, जो कि 9 फ्लोर्स पैलेस की एक एल्डर है। वो शीशे में बैठी किसी से बात कर रही होती है। शीशे के अंदर कोई उससे बात कर रहा होता है, शायद उसकी मास्टर है। तो बताती है कि उससे एक लड़की मिली है जिसके पास 9 टर्मिनस पर्ल्स वाली बॉडी है। उसकी मास्टर उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस तरह की रिपोर्ट दी। फिर साथ ही वो उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर हमारे पैलेस में वापस आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम उस लड़की को नहीं ला पाए तो दोबारा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इसके साथ ही वहाँ पर उस शीशे में से काल कट हो जाती है। तो अब बिंग ली के पास एक मिशन है कि उसे हर हाल में लिu जियांग को लेकर वहाँ पर जाने जाना है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन शुई फैमिली का भी दिखाया जाता है। शुई फैमिली वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है कि उनका जो जिंगजुन है अपनी चू फैमिली को छोड़कर निकल चुका है, अपनी वाइफ लिu जियांग को अपने साथ लेकर। लोग ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तक कि सिटी लॉर्ड गू भी उनके साथ है, पॉइजन जैन भी उनके साथ है। वो लोग इनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, ब्लैक वाटर सिटी तक उनको पहुँचाएंगे। वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्यों ना हम लोग रास्ते में इन सभी को मार डालें, इससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग जुंजी से निमट लेंगे। तो यहीं पर पैट्रियार्च भी आ जाते हैं और पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं बेवकूफो, क्या तुम्हें लगता है कि सिटी लॉर्ड और साथ में पॉइजन जैन के वहाँ पर होते हुए तुम लोग उनको मार सकते हो? वो दोनों ही अब अर्थ स्पिरिट ड्राम के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। तो उनके लोग उसे कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च ये वाली अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अच्छी है, अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? पैट्रियार्च उनसे कहते हैं 3 दिन पहले हमारी बेटी वहाँ पर पहुँच चुकी है, मैंने उसे वहाँ पर पहले से सेटअप कर दिया हुआ है। वहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस के मास्टर गू है, वो मास्टर गू से पहले से मिल चुकी है। एल्डर गू ने पूरी तरह से वादा किया है कि वो इस बार के कॉम्पिटिशन में मेरी बेटी को जिताने में पूरी मदद करेंगे और साथ ही जुनमेंग मार्शल हाउस में उसकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और कियानजुई की कल्टीवेशन के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि कियानजुई इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग राम के 3rd लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुकी है, इसलिए उस लड़के को हराना काफी ज्यादा आसान है। और साथ में एल्डर गू की सपोर्ट हासिल होगी तो वो बड़ी आसानी के साथ उस लड़के को हरा देगी। उसे कहा है कि किसी न किसी तरह से इस कंपटीशन में फाइट के दौरान वो किसी तरीके से उस लड़के को मार डाले, बाकी सब कुछ एल्डर गू वहाँ पर संभाल लेंगे। बाकी सभी भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर गू के वहाँ पर होते हुए तो उस लड़की को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं तो वहाँ पर जुंजी को मारने का बिजनेस ये तो मेरी बेटी संभाल लेगी, हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिस बात के लिए परेशान होने की जरूरत है वो चू फैमिली है। वक्त चू टाउन जो है वो काफी ज्यादा राइज कर रहा है और इस वक्त जुंजी अपने टाउन में भी नहीं है और मोइजन जैन भी यहाँ पर नहीं है उनकी रक्षा करने के लिए, तो हमारे लिए एक परफेक्ट चांस है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। पैट्रियार्च अपने लोगों से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक लिस्ट बनाकर लाओ उन सभी फैमिलीज की, वो सारी की सारी फैमिलीज जो कि चू फैमिली के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। हम लोग बस यहाँ पर इंतजार करेंगे, जैसी हमारी बेटी कियान वहाँ पर उस कंपटीशन को जीतेगी, जुंजी को क्रिपल कर देगी, उसके बाद हम लोग जल्दी से जाकर इसकी फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे, बाकी सभी लोगों को मार डालेंगे। नेक्स्ट सीन में फिर से सड़क का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी अपनी वाइफ के साथ ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जा रहा होता है, जबकि रास्ते में काफी सारे लोग अपने घोड़ों के ऊपर गुजरते हैं। ये सभी लोग ब्लैक वाटर सिटी की तरफ ही जा रहे हैं। जियांग कहती है यहाँ पर तो काफी सारी हलचल है, ये सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं, लगता है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिटी लॉर्ड उसे कहता है हाँ ये सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक वाटर सिटी में इस वक्त जो सिलेक्शन कंपटीशन होने वाली है ये वाली सिलेक्टेड कंपटीशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, पर यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स जाते हैं ताकि वो 5 बड़े हाउसेज में से किसी एक हाउस को ज्वाइन कर सके। इतने ज्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा ये वाली सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, इसलिए वहाँ पर कम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है ना। मुझे पता है इस बार वहाँ पर 2 टेस्ट होने वाले हैं, पहला टेस्ट वहाँ पर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ का होगा और दूसरा टेस्ट वहाँ पर तुम्हारे 1-to-1 कम्बैट का होगा, वहाँ पर तुम्हारे स्किल्स को चेक किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार फेलियर रेट तकरीबन 80% होएगा, यानी कि 80% लोग वहाँ से फेल होकर वापस घर जाएंगे। जियांग कहती है तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैन कहते हैं 5 बड़े मार्शल हाउसेज जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, सभी के सामने तो इंपीरियल फैमिली वाले भी उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसी वजह से वो लोग जिस टैलेंटेड लड़के को वहाँ पर चूज करेंगे या स्टूडेंट को चूज करेंगे वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो मिलियंस में से एक और जीनियस होना चाहिए। यहाँ पर सिटी लॉर्ड लिu जियांग को इन 5 बड़े मार्शल हाउसेज के नाम भी बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है और उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल हाउस है वो जावू मार्शल हाउस है, जबकि उसके बाद जुनमेंग मार्शल हाउस वाले हैं। लोग साथ ही हमारे जुंजी से पूछते हैं तुम इनमें से कौन से मार्शल हाउस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा जुंजी उन लोगों से कहता है मेरे लिए तो 5 के 5 हाउसेज एक जैसे हैं, जो भी मुझे सिलेक्ट कर ले मैं उसी को चूज कर लूंगा। तुम्हारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से मार्शल हाउस को ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं जिसको भी ज्वाइन करूंगा, मुझे रहना इंपीरियल सिटी में है। अगर मैं इंपीरियल सिटी में रहता हूँ तो फिर वहाँ पर जो भी वाला हाउस होगा मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। जियांग से कहती है जुंजी तो क्या तुम एक पावरफुल हाउस में एंटर नहीं होना चाहते, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है तुम्हें तो उसमें एंटर होना चाहिए। जुंजी उसे कहता है जब मुझे लगता है कि जब तक मैं इंपीरियल सिटी में रहूंगा वहाँ पर रहकर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर इस कोल्डनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं इंपीरियल सिटी में रहने वाले किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन करूंगा। जुंजी उसे
कहता है मुझे लगता है कि जब तुम अपनी बॉडी के अंदर इस फ्रोस्ट की को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी आंखों से कहती है मेरी नजर में तो जुंजी से ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये लोग चलते हुए एक हाट के करीब पहुंचते हैं, वहाँ पर एक लेक भी होती है। सभी लोग कहते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकते हैं। जिस पेस के साथ हम लोग चल रहे हैं लगता है कि हम लोग शाम तक वहाँ तक पहुंच जाएंगे ब्लैक वाटर सिटी में। इसके लिए हम लोग यहीं पर रुककर आराम करते हैं। तो एल्डर गून सभी लोगों से कहते हैं सभी लोग यहीं पर रुक जाओ और यहीं पर बैठकर लंच करेंगे। तुम्हारा जुंजी अपनी ल्यूजियांग को वैगन से नीचे उतार लाता है और उसे कहता है चलो अब हम लोग चलते हैं। जैन उसे कहते हैं यंग मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं? अगर आप चाहें तो वहाँ पर सामने इस लेक के दूसरी तरफ एक हाट है, वहाँ पर अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। जुंजी से कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं और ल्यूजियांग हम लोग थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर साइड के ऊपर चला जाता है। ल्यूजियांग भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे पूछ रही होती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। सिटी लॉर्ड और पॉइजन जैन दोनों वहाँ पर खड़े जेलस हो रहे होते हैं और कहते हैं काश हम लोग भी यंग होते और इनकी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में डालकर यहाँ पर जा रहे होते। जुंजी ल्यूजियांग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर लेक के पास चला जाता है। वो दोनों वहाँ पर लेक के किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर व्यू को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा होता है। दोनों वहाँ पर आराम से खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर बिंगली आ जाती है। बिंगली वहाँ पर आती है, उन दोनों से कहती है लगता है कि तुम दोनों जहाँ पर इस सीनरी को एंजॉय कर रहे हो, तुम दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो। तो जुंजी उसे कहता है एल्डर बिंगली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तो बिंगली उसे कहती है तुम तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे तुमने इसकी बॉडी के अंदर फ्रोस्ट की को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया है। बस तरीके हैं इसको बचाने के, लेकिन अफसोस तुम इसको ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे। ये उसे कहता है ये सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो एल्डर बिंगली उसे कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया था, कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं आज तुम्हारी इस वाइफ को मेरे साथ जाना ही होगा, मैं इसे लेने के लिए आई हूँ। तुम्हारा जुंजी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है ल्यूजियांग के करीबी मत आना, वो ल्यूजियांग को पीछे हटा देता है। जबकि बिंगली भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है, 9 टर्मिनस स्पर्स वाली बॉडी हमारे 9 फ्रोस पैलेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि एल्डर वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। क्योंकि वो एक ह्यूमन लेवल की एक्सपर्ट है, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करती है। ऐसी वो उनके ऊपर अटैक करती है, उसी वक्त पॉइजन जैन और उसके साथ सिटी लॉर्ड भागते हुए वहाँ पर आते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। वो दोनों से सिर्फ एक ही अटैक करते हैं। एल्डर बिंगली वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है और दोनों को वहाँ पर बर्फ में जमा देती है। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन लेवल की एक्सपर्ट है, दोनों तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद ल्यूजियांग से कहती है मुझे यहाँ पर आज कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इन सभी से ज्यादा है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ल्यूजियांग से कहती है तुमने यहाँ पर मेरे जुंजी को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी, तुम बहुत ही बुरी हो। वो आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसने वहाँ पर जुंजी को भी बर्फ में कवर किया होता है। जुंजी अपने ऊपर से बर्फ को तोड़ देता है और उसे कहता है तुम्हें जहाँ पर मैं इसको ले जाने नहीं दे सकता। ऐसे तो बिंगली भी हैरान होती है कि इसने मेरी बर्फ को कैसे तोड़ दिया। जुंजी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार वो अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पर एपिसोड 25 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी अपनी ल्यूजियांग को बचा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर बिंगली हमारे इस ल्यूजियांग को लेने के लिए वहाँ पर पहुंच आई है। वो एल्डर जैन और साथ में क्लाउड के ऊपर अटैक करती है और उनको बर्फ में जमा देती है। जबकि हमारा जुंजी फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा होता है। एल्डर बिंगली के ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि बिंगली क्योंकि ह्यूमन नाम की एक्सपर्ट है, इसी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। फिर साथ ही वो अपनी फ्रोस्ट आइस के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा जुंजी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ल्यूजियांग भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है जुंजी क्या तुम ठीक हो? एल्डर बिंगली फिर से उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा अगर तुम मेरी बात मानो, वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगी, चुपचाप मेरे साथ चलो। ल्यूजियांग उसके हाथ को झटक देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे जुंजी के ऊपर बार बार अटैक कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी एक बात को याद रखना कि तुम्हारा 9 फ्रोस पैलेस मेरे हाथों से नहीं बचेगा। एक ना एक दिन मैं तुम लोगों से इस बात का बदला लूंगी। और फिर वो भागती हुई हमारे जुंजी के पास चली जाती है और जुंजी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है जुंजी क्या तुम ठीक हो? जुंजी उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बिंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है ल्यूजियांग क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस बेचारे की क्या हालत है? ये मेरे साथ फाइट नहीं कर सकता, ना ये लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जुंजी गुस्सा आ जाता है और ल्यूजियांग को पीछे हटाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। बिंगली से कहती है मेरा टाइम
वेस्ट मत करो, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वो वहाँ पर फिर से अपने आइस क्रिस्टल्स बनाती है और उन सारे आइस क्रिस्टल्स के साथ शुंजी के ऊपर अटैक करती है। हमारा शुंजी उन सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार उसकी गर्दन के करीब लाता है। बिंगली उसे कहती है, हाँ बात तो ठीक है कि तुम्हारे पास स्किल्स है, तुमने मेरे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और साथ ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है, जो कि एक 5th ग्रेड की गार्डियन मार्शल स्पिरिट होती है, जिसका नाम फ्रोस्ट आउल होता है। इसको रिलीज करती है, तुम्हारे शुंजी की तलवार से करीब पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है। बिंगली उसे कहती है, चाहे तुम्हारी तलवार कितनी पावरफुल क्यों ना हो, तुम मेरी मार्शल स्पिरिट फ्रोस्ट आउल के इस प्रोटेक्टिव बैरियर को नहीं तोड़ सकते। बिंगली अपने फ्रोस्ट आउल के पंख के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे हमारा शुंजी उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है, फिर से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बिंगली उसे कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम इसकी रक्षा कर सकते हो, पर तुम नहीं कर सकते। तुम तो अभी स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में भी नहीं पहुंचे, तुम तो अभी बॉडी डैम्पिंग के 9th लेवल पर हो। तुम यहाँ पर मेरे सामने रेजिस्ट कर रहे हो। पहले तो मैं इसे यहाँ से सिर्फ लेकर जाना चाहती थी, अब तुम यहाँ पर जिस तरह रेजिस्ट कर रहे हो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ल्यू जियांग भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है, अगर इसी तरह चलता रहा ये एल्डर बिंगली ये तो मेरे शुंजी को मार डालेगी, ये इसको मारकर मुझे यहाँ से ले जाएगी, तो मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। बिंगली आगे बढ़ती है और शुंजी से कहती है, तुम्हारी तलवार की हिट काफी ज्यादा डेंजरस थी, तुम्हारी तलवार की हिट मुझे लग जाती तो मुझे लगता है कि मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाती। हालांकि मैं ह्यूमन स्पिरिट राम की एक एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कल को तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो, तो तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए ताकि तुम फ्यूचर में हमारे लिए खतरा ना बनो। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे मारने लगती है, जबकि हमारा शुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है। लेकिन बिंगली आगे से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि इसे क्या हुआ। शुंजी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिंगली सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे फ्रोस्टोरा को यहाँ पर फेस कर लिया, इसने सारे फ्रोस्टोरा के अंदर भी ये जिंदा है, लेकिन इसके पास तो यहाँ पर खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी, फिर ये यहाँ पर ऐसे कैसे खड़े हो सकता है, दोबारा मेरे पर कैसे अटैक कर सकता है। बिंगली से कहती है, मुझे लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो। शुंजी उसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ल्यू जियांग को तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता, ये तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाएगी। बिंगली आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तो फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें मरना ही होगा ताकि मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊँ और मुझे कोई भी यहाँ पर रोक ना सके। और वो आगे बढ़ती है और अपने आउल के साथ उसको पकड़ लेती है और उसको मारने लगती है। इसने अपने आउल के मुट्ठी में शुंजी को पकड़ा होता है, उसी के साथ ही पीछे से उसे आवाज आती है कि रुक जाओ। जियांग चिल्लाकर उसे कहती है, रुक जाओ। ल्यू जियांग वहाँ पर चिल्लाकर उसे कहती है और साथ साथ बहुत ज्यादा रो भी रही होती है। वो उसे कहती है, इसे छोड़ दो, अगर तुम इसे छोड़ देते हो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, प्लीज रुक जाओ, इसे मत मारना। बिंगली उसे कहती है, क्या तुम वाकई मेरे साथ जाने को तैयार हो। ल्यू जियांग उसे कहती है, हाँ अगर तुम इसको छोड़ दो, अगर तुम इसको नहीं मारती तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम शुंजी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ 9th फ्रोस्ट पैलेस तो क्या कहीं पर भी चलने को तैयार हूँ। बिंगली उसे कहती है, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैंने फ्रोस्ट आउल ने उसकी हड्डियां तोड़ दी है, मुझे नहीं लगता क्या वो बच पाएगा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और वो उसको छोड़ देती है, जिससे शुंजी वहीं पर नीचे गिर जाता है। हमारी ल्यू जियांग भागती हुई जल्दी से शुंजी के पास जाती है और उसे कहती है, शुंजी जल्दी से उठो, तुम्हें क्या हुआ, चलो जल्दी से उठो। लेकिन वो उठ नहीं रहा होता, तो वहीं पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, शुंजी प्लीज उठो और मेरे साथ रहो, तुम ऐसे जा नहीं सकते। बिंगली से कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हो गया है, ये बहुत ही जल्दी दोबारा ठीक हो जाएगा। साथ ही वो अपने पास से एलिक्सर निकालती है और उसे कहती है, ये वाला एलिक्सर इसको रिकवर करने में मदद देगा, लेकिन ये इसको पी नहीं सकता क्योंकि ये बेहोश है। ल्यू जियांग उस मेडिसिन एलिक्सर को अपने मुंह में भर लेती है और उसके बाद मुंह को शुंजी के मुंह के साथ जोड़कर उस एलिक्सर को उसके मुंह में डाल देती है ताकि वो उसको आसानी से पी सके। ये देखकर तो बिंगली भी वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही उसे कहती है, चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कि जागने तक के लिए हमारे लिए टाइम नहीं, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो ल्यू जियांग उसे कहती है, मुझे अपनी शुंजी के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने दो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। के बाद वो शुंजी से कहती है, शुंजी ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी बॉडी इस तरह की नहीं होती, मेरा ब्लड इस तरह का नहीं होता, तो फिर तुम्हारे साथ कभी भी ये नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ रहती, तो तुम मेरी जगह के ऊपर मेरी बहन शुई कियान के साथ शादी की होती तो आज तुम बिल्कुल ठीक होते, तुम्हें ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता, सारी की सारी मेरी गलती है। फिर साथ ही वो वहाँ पर उसे अपने गले से लगाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ होने के लायक नहीं हूँ, वजह से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। शुंजी भी अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है, ल्यू जियांग ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। वो आंखें खोलते ही कहता है, बिंगली कहाँ पर है, वो क्या वहाँ से चली गई, क्या हम लोगों ने उसे यहाँ से हरा दिया, मैं उसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाने नहीं दे सकता। ल्यू जियांग उसे कहती है, शुंजी तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर शुंजी की नजर बिंगली के ऊपर पड़ती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मर्जी के साथ उसके साथ जाने को तैयार हो। जियांग रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हाँ मैं उसके साथ जा रही हूँ ताकि तुम्हें बचाया जा सके, वो तुम्हें मार डालेगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शुंजी उसे कहता है, लेकिन अगर तुम उसके साथ जाओगी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी मेहनत की, जो भी उसके साथ फाइट की, वो सारे का सारा जाया हो जाएगा। जियांग उसे कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तुम मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मरता हुआ तो नहीं देख सकती, फिलहाल के लिए मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, इस बार मुझे तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस देना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। शुंजी रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम पहले भी एक बार मुझे छोड़कर जा चुकी हो, तुम दोबारा यहाँ से नहीं जा सकती। वो सोच रहा होता है, मेरे यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग होने
होने का क्या फायदा कि अगर मैं अपनी उस लड़की को जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसको बचा भी नहीं सकता। जिंदगी में दूसरा चांस मिला है लेकिन मैं दूसरी बार भी इसको नहीं बचा पा रहा। लियू जियांग उसे कहती है जुनजी मेरी बात को सुनो, तुम एक इकलौते इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। इस दुनिया में और कोई भी मर्द ऐसा नहीं होगा जिससे मैं प्यार करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहोगे। हालांकि हम लोग यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होने वाले हैं लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। फिर हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते तभी हम लोग एक दूसरे को महसूस करेंगे। मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहेगा। लियू से कहती है लियू जियांग चलो बस करो, अब बहुत हुआ, चलो टाइम हो चुका है। लियू जियांग उसे कहती है जुनजी अब मुझे जाना होगा। जबकि हमारा जुनजी से कह रहा था यहाँ से मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो उसका हाथ पकड़े होता है जबकि लियू जियांग ने एक साइड से उसका हाथ पकड़ा होता है और उन दोनों के हाथ में वो वाला लकी चार्म होता है जो कि उसने 2 गुड़ियां बनाई थी। एल्डर बिंगली अपने फ्रोस्ट रोल को निकालती है, अपनी मास्टर स्पिरिट के ऊपर बैठ जाती है और दूसरी साइड पे उसने उसका हाथ पकड़ा होता है। लियू जियांग ने उसका एक हाथ पकड़ा होता है। लियू जियांग वहीं पर रो रही होती है और उसे कहती है जुनजी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकी। इसी वो उड़ना स्टार्ट करता है तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से छूट जाते हैं। उसने क्योंकि 2 गुड़ियां बनाई थी तो लियू जियांग वाली जो गुड़िया होती है हमारे जुनजी के पास रह जाती है और जो जुनजी वाली गुड़िया होती है वो लियू जियांग अपने साथ ले जाती है। हमारा जुनजी चिल्लाकर उसे कहता है लियू जियांग इस बात को याद रखना, मैं तुम्हारे लिए 9 फ्रोस्ट पैलेस में जरूर आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से वापस लेकर आऊंगा, तब तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। तो लियू जियांग उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरे पास आओगे मुझे बचाने के लिए, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर साथ ही वो आउल वहाँ से उड़ता हुआ काफी दूर निकल जाता है और हमारा जुनजी वहीं पर बैठा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। वो कहता है 9 फ्रोस्ट पैलेस, देखना एक दिन मैं पूरे के पूरे 9 फ्रोस्ट पैलेस को बर्बाद कर दूंगा और उसके बाद अपनी लियू जियांग को वहाँ से वापस लेकर आऊंगा क्योंकि उन्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग ब्लैक वाटर सिटी में पहुंच जाते हैं। ब्लैक वाटर सिटी में तो बहुत ज्यादा चहल पहल होती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं। कुछ तो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए, कुछ यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आए, कुछ लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगाने के लिए आए हैं। अरे जुनजी ने भी यहाँ पर एक होटल रूम बुक करवाया होता है। वो अपने होटल रूम में खड़ा होता है अपने हाथ में लियू जियांग की गुड़िया को लेकर। वो सोच रहा होता है ये वाला गुड लक चार्म मेरी लियू जियांग ने मेरे लिए बनाया था, उसने ये बनाया था ताकि मैं इस मार्शल हाउसेस को कंपटीशन को पास कर सकूं। साथ ही उसे वहाँ पर लियू जियांग का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो फिर से वहाँ पर उदास हो जाता है, साथ ही गुस्सा भी हो जाता है और कहता है हालांकि मेरे पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज है और मुझे पता है कि पिछली बार मैं एक सुप्रीम बीइंग था, यानी कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था, लेकिन मैं उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा। अगर मैं उसका 1% पावर भी यहाँ पर यूज कर पाता तो मैं अपनी लियू जियांग को बड़ी आसानी से बचा सकता था। किसी ऐसे इंसान से यहाँ पर हार गया जो कि हीवन स्पिरिट राम का एक एक्सपर्ट था, जबकि मेरे सामने पिछली लाइफ में हीवन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट मेरे सामने अपने घुटने टेका करते थे। लगता है कि मेरे प्लान को चेंज करने का वक्त आ चुका है। इस वक्त पॉइजन जैन की आवाज आती है। पॉइजन जैन हमारे जुनजी से कहते हैं मिस किन जूजैन यहाँ पर आपसे मिलना चाहती हैं। कहता है ठीक है उसे अंदर भेज दो। तो मिस जूजैन अंदर आती है और उसे कहती है मैंने सिटी लॉर्ड से सारी बात सुनी, मुझे पता चला कि रास्ते पर तुम्हारे पर अटैक हुआ था, क्या तुम ठीक हो? मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जुनजी उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो। जूजैन उसे कहती है तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर लगता तो नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मिस जूजैन उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वाइफ को कौन ले गया, किसने तुम्हारे पर अटैक किया था, क्या वो शुई फैमिली वाले थे? तुम्हारा जुनजी उसे कहता है नहीं वो शुई फैमिली वाले नहीं बल्कि वो 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले थे। सुनते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले तो फ्रोस्ट पैलेस तो विर्जिन्स का पैलेस है, यानी कि वहाँ पर सारी की सारी लड़कियां हैं। वो सभी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान रखती हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई भी उनको प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। वो जुनजी से कहती है लेकिन 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले तुम्हारी लियू जियांग को अपने साथ क्यों ले गए? हमारे जुनजी से कहता है मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए दोबारा मुझसे इस बारे में मत पूछना। साथ ही वो से कहता है मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता न चले और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी वाइफ को 9 फ्रोस्ट पैलेस वाले ले गए हैं। हमारा जुनजी अपने पास से एक नोट निकालता है और उसे कहता है ये 100 जैंग पिल बनाने का फार्मूला है और साथ में मैं तुम्हें स्पिरिट लिक्विड भी दे रहा हूँ, दोनों चीजें अब तुम्हारी हुई। मिस यूजियान उसे कहती है लेकिन तुम ये दोनों चीजें मुझे क्यों दे रहे हो? ये उसे कहता है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसी वजह से अब उसके इनाम के तौर पर मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। यूजियान उसे कहती है अच्छा ठीक है। जुनजी उसे कहता है इसको अपने पास रखो क्योंकि मैं किसी का भी एहसान अपने पर नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जुनजी की वाइफ को 9 फ्रोस्ट पैलेस से आई मास्टर बिंगली अपने साथ ले जाती है। तुम्हारा जुनजी ब्लैक वाटर सिटी में पहुंच जाता है और काफी ज्यादा उदास होता है। मिस जूजैन वहाँ पर आती है। मिस जूजैन आकर उसे दिलासा देती है, जबकि हमारा जुनजी अपने पास से 100 जैंग पिल बनाने का फार्मूला दे देता है और साथ ही उसे पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें को मेरे साथ कुछ और बात भी करनी है? जूजैन उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ कुछ और बात भी करनी है। जूजैन उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मास्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मुझे माफ करना मैं तुमसे पहले इस बारे में नहीं पूछा। जुनजी से कहता तुम्हारा मास्टर कौन है? वो से कहती है मेरे मास्टर का नाम जैंग जैन है। मास्टर जैंग बहुत ज्यादा स्पेशल है। 28 साल की उम्र में वो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन चुके थे। उन्हें 5 पोल का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट कहा जाता है, हालांकि उन्हें एल्केमी का रेयर जीनियस भी कहा जाता है। मिस जूजैन हमारे जुनजी को बताती है कि उसके मास्टर जैंग इस बार लिंग्साओ मार्शल एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो इस मार्शल हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ काफी अरसे से, मैंने तुम्हें काफी अच्छे से देखा है, तुम्हें पिल्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ
कि मैं तुम मेरे मास्टर से मिलो, मैं तुम्हें उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर मेरे मास्टर की अप्रूवल तुम्हें मिल गई तो तुम बड़ी आसानी के साथ लिंग ज़ाओ मार्शल हाउस को ज्वाइन कर लोगे। पर शुनजी उसके हाथ को झटक देता और उससे कहता बस करो, तुम अपने मास्टर की कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे हो। मुझे पता है कि वो वाकई में एक अच्छा एल्केमिस्ट है, वो एक लीडिंग फोर्स है ल्यू जुन डायनेस्टी के पीछे। साथ ही वो उसे कहता है लेकिन अगर तुम्हारे मास्टर को मैं पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा। जूजियन उसे कहती है अब ऐसा भी मत करो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ पर बिना सिलेक्शन प्रोसेस के ही तुम्हें यहाँ पर पसंद कर लेंगे। तुम्हें पहले वहाँ पर कंपटीशन में कम्पीट करना होगा, उसके बाद ही वो तुम्हारे सामने ऑफर रखेंगे। तो बस तुम दोनों को यहाँ पर पहले मिलाना चाहती हूँ। शुनजी से कहता है काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जूजियन तो मास्टर को अपने साथ ही लेकर आई होती है और उसके मास्टर बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और जल्दी से अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास हो रही है, तुम यहाँ पर मुझे बाहर ठंड में खड़ा करके अंदर आ गई और ऊपर से इस लड़के की बातें तो सुनो। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली है, ये यहाँ पर किस तरह रूटनेस से तुम्हारे साथ बात कर रहा है। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर किसी अच्छे लड़के के साथ मुझे मिलाना चाहती हो, मुझसे इंतजार नहीं और मैं अंदर ही आ गया। मास्टर जैंग अंदर आते ही सीधे आकर टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हमारे जुंजी से कहते हैं छोटे लड़के वाकई में कुछ ज्यादा ही बदमाश हो, तुम तो यहाँ पर इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो, मेरी स्टूडेंट के साथ इतनी बदतमीजी के साथ क्यों बात कर रहे हो। इस जूजियन भी उसकी हरकत की वजह से काफी घबरा जाती है और अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग प्लीज ऐसा मत करें, मुझे यहाँ पर सबको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं क्या वाकई मुझे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जुंजी कहता है मैंने यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया, जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। मास्टर जैंग उसे फिर से कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो। जुंजी से कहता है तुम जैसे यहाँ पर मेरे रूम के अंदर एंटर हुए तुम सीधे आकर मेरी टेबल के ऊपर खड़े हो गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी तमीज नहीं है किसी के घर में आकर खड़े होने की। तो यहाँ पर नीचे उतरो और उसके बाद मुझसे बात करो। मास्टर जैंग वहाँ से नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं तुम वाकई में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तो मिस जूजियन अपने मास्टर से कहती है मास्टर जैंग मैंने आपसे कहा था ना कि रूम के बाहर रुकना, जब मैं आपको सिग्नल दूंगी तभी आपने अंदर आना है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम कब से यहाँ पर अंदर थी, यहाँ तक कि मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं बहुत ज्यादा थक गया था बाहर खड़े होकर, इसी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा। जबकि हमारा जुंजी मास्टर जैंग को वहाँ पर घूर घूर कर देख रहा होता है। मास्टर जैंग गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कद छोटा है। हमारा जुंजी वहीं पर दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है हाँ तुम्हारा कद बहुत ज्यादा छोटा है, तुम तो एक बच्चे लगते हो। मास्टर जैंग उसे कहते हैं लगता है कि तुम हमारे लिंग ज़ाओ मार्शल अकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसी वजह से तुम मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो। जुंजी उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी मार्शल हाउसेज है वो सारे के सारे बच्चों के टैलेंट और उनकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। एक्चुअली लिंग ज़ाओ मार्शल हाउस वाले उन्हें भी स्ट्रेंथ और टैलेंट चाहिए। मैं उस कंपटीशन में जाकर अच्छा करता हूँ और सभी के सामने अपनी स्ट्रेंथ को साबित करता हूँ, तो लिंग ज़ाओ मार्शल हाउस वाले मुझे अपने मार्शल हाउस में अपने आप सिलेक्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर किसी के फेवर की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें खुश करने की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी न किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन कर सकता हूँ। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, चलो फिर ठीक है देख लेते हैं, इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद देखेंगे तुम्हें कौन सा मार्शल हाउस लेता है। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम्हारा नाम चू जिंगजुन है, मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। जुंजी उसे कहता हाँ मेरा यही नाम है और मेरे नाम को मत भूलना। और मास्टर जैंग वहीं पर से हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। से कहते हैं इस बार के सिलेक्शन में मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा, करता हूँ कि तुम यहाँ पर जितनी लंबी छोड़े हो इस सबके ऊपर पूरे भी उतरो। मास्टर जैंग गुस्से के साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं, जबकि सिटी लॉर्ड उनको देखकर सोच रहे होते हैं ये तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लगता है कि इनकी मुलाकात अच्छी नहीं रही। मिस जूजियन हमारे जुंजी से कहती है आज तुम्हें हुआ क्या है, मैं अपने मास्टर के सामने कितनी सारी मिन्नतें करके उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन तुमने सारे का सारा काम खराब कर दिया। मिस जूजियन उसे कहती है मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम के ऊपर अपनी मास्टर को लेकर आ गई, क्योंकि तुम्हारा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसी वजह से तुम्हारी उनके साथ अनबन हो गई है। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं इस सबका तुम्हारे पर इल्जाम नहीं डाल सकता कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया या फिर जैसे भी किया, प्लीज तुम्हें भी अपने ऊपर इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे लगता है कि मास्टर इस नाम को हमेशा याद रखेंगे, आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से कम चू जिंगजुन के नाम को याद तो रखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि चू नाम का भी एक लड़का है। मैं जूजियन उसे कहती है अभी भी 3 दिन बाकी है कंपटीशन के स्टार्ट होने में, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर सारा दिन कल्टीवेट किया करो ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और ब्रेक थ्रू कर सको। अगर तुम स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में पहुंच गए तो तुम्हारे लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड के एक्सपर्ट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और वो सारे के सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। जुंजी से कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो उससे कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन में बाहर के बाजार का दिखाया जाता है सुबह के वक्त, कार में शुई कियान को दिखाते हैं। शुई कियान वहाँ पर बंस खरीद रही होती है और वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो दुकानदार के पास से सारे के सारे बंस को खरीद लेती है, जबकि दुकानदार उसे कहता है तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा खरीद ली है, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। कह दिया ठीक है तो मुझे सारे के सारे दे दो। वो सारे उसके पास से खरीदने के बाद वहीं पर खड़ी होती है, उसके साथ उसकी नौकरानी भी होती है, वो भी वहाँ पर लाट टपका रही होती है, जबकि वो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें इनमें से एक भी नहीं देने वाली, ये सारे के सारे मेरे हैं। एक बार शुई कियान की नजर 100 ट्रेजर पेल की मिस जूजियन के ऊपर पड़ती है, वो भीड़ में उसकी तरफ देख रही होती है, वो अपने बंस को उसको पकड़ा अपनी नौकरानी को पकड़ाकर उसके पीछे चली जाती है ताकि उसे ढूंढ सके। ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो कहती है पता नहीं वो कहाँ पर चली गई, क्योंकि उसकी नौकरानी को उसने जो अपना बैग पकड़ाया था जिसके अंदर बंस रखे थे वो वहीं पर खाना शुरू कर देती है और कहती है मिस के वापस आने तक तुझे एक भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचे, बाकी सारे तो मैंने खा दिए, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। विज्ञान वापस आती है और वापस आने के बाद से वहाँ पर और भी ज्यादा बंस दिखाई देते हैं और वो भी खरीद लेती है।
देती है। जुजन वाकई में वहाँ से गुजरी होती है। वो वहाँ पर आती है जुंजी से मिलने के लिए। वो जुंजी के होटल से बाहर आती है तो शैन और सिटी लॉर्ड से कहती है, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को फिर से मुश्किल में डाली हूँ, मैं जुंजी से मिलने के लिए आई हूँ। सिटी लॉर्ड उसे कहता है, लगता है कि तुम फिर से यहाँ पर जुंजी के साथ कुछ बात को डिस्कस करने के लिए आई हो। मिस किन उसे कहती है, नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पर उसे मिलने के लिए आई हूँ। जुंजी उसे कहता है, तो फिर मिस किन जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर काफी ज्यादा ठंड है। वो उसके लिए बंस भी लेकर आई होती है। वो उसे कहती है, इस मार्केट में ये सबसे ज्यादा टेस्टी बंस है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो एक निकाल कर उसे कहती है, चलो चेक करो, केक ब्लैक वाटर सिटी के सबसे बेस्ट केक है। जुंजी उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मिस जुजान उसे कहती है, अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो। जुंजी उसे कहता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वाला कंपटीशन तो एक बहुत ही लो लेवल का कंपटीशन है, मैं इस तरह के कंपटीशन को पास कर सकता हूँ। वो उसे कहती है, हाँ मुझे पता है, कितनी बार इस बात को कह चुके हो। इसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड दीवार के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। पॉइजन जैन उसे कहते हैं, सिटी लॉर्ड जो तुम क्या कर रहे हो। वो उसे कहते हैं, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। तुमने देखा नहीं कि मिस जुजैन जहाँ पर बार बार आ रही है, मैंने कभी देखा नहीं है कि मिस जुजैन किसी में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जहाँ पर मिस जुजैन इस लड़के को पसंद करती है। पॉइजन जैन उसका कान खींचते हुए कहता है, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, उन दोनों को अपनी पर्सनल बातें करने दो, तुम उनकी बातें नहीं सुन सकते। तुम्हारा जुंजी मिस जुजैन से कहता है, तुम अगर मास्टर जैक की स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली इंपीरियल फैमिली में होगी, इंपीरियल सिटी में होगी। तो मिस जुजैन उसे कहती है, हाँ मेरी फैमिली इंपीरियल सिटी में है। जुंजी उसे कहता है, मुझे किन फैमिली के बारे में इतना पता है कि इंपीरियल सिटी में किन फैमिली एक बिजनेस जॉइंट फैमिली है। साथ ही हमारा जुंजी से कहता है, क्या तुम किन टियानजू को जानती हो। वो उसे कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरे फादर है। जुंजी उसे कहता है, अच्छा तो वो तुम्हारे फादर है। मिस जुजैन उसे कहती है कि तुम्हें सच्ची बताऊं तो इस वक्त इंपीरियल सिटी में काफी कुछ अजीब चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी किन फैमिली में भी काफी कुछ अजीब चल रहा है। साथ ही वो उसे बताती है कि मुझे मेरे फादर के पास से एक लेटर भी मिला है। मेरे फादर ने मुझे कहा है कि मुझे इंपीरियल सिटी में वापस आना होगा, इस सिलेक्शन कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं वापस जाने वाली हूँ। जुंजी उसे कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मेरी एक बात को याद रखना, यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना होगा जिसका नाम किन टियान फेंग है। टियान फेंग हमारी जुजैन का अंकल होता है। वो उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है कि इसने यहाँ पर ये क्यों क्या कहा कि जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो मिस जुजैन वहाँ पर से चली जाती है, जबकि हमारा जुंजी सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि ये किन टियानजू की बेटी है। जुंजी कहता है, लास्ट लाइफ में जब मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में था तब किन टियानजू ने मेरी मदद की थी। यहाँ पर उसकी बेटी को उसके अंकल को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में बता दिया, क्योंकि लास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन मैं यहाँ पर उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मैं इंपीरियल सिटी में खुद नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है तो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। गली में बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली बच्चे भागते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, हमें ये कंपटीशन देखना है। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर खाने खरीद रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, जहाँ पर जितने भी कंटेंटर्स आने वाले हैं उन सभी को अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए ताकि उनका पेट भरा हो जब यहाँ पर वो फाइट करें। एक बार हमें उस कंपटीशन अरीना को दिखाया जाता है, वहाँ पर 5 झंडे लगे होते हैं। ये 5 झंडे 5 बड़ी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। अपने अपने झंडे के नीचे एल्डर्स बैठे होते हैं। दरवाजे के ऊपर जहाँ से कंटेस्टेंट की एंट्री होनी है वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है जो कि उनके लेवल्स को चेक कर रहा होता है, साथ ही उनके एंट्री कार्ड्स को चेक कर रहा होता है। तो बताता है कि इस बार के कंपटीशन के लिए रूल्स को चेंज किया गया है, तुम्हारी उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और साथ ही तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल टेम्पलिंग के 8 लेवल से ऊपर होना चाहिए। कि वहाँ पर एक लड़का शोर मचा रहा होता है, उसे कहता है, लेकिन पिछली बार तो ये उम्र की हद 23 साल थी, मतलब तो यह है कि इस बार मैं हिस्सा नहीं ले सकता। तो वो वहाँ पर शोर मचा रहा था, तो गार्ड से खींच कर पीछे ले जाता है। जुंजी भी वहाँ पर पहुंचता है और उसे कहता है, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। तो वो बंदा उसे कहता है, यहाँ पर अपना नाम लिख दो, अपना आईडी कार्ड मुझे दिखाओ और अपनी कल्टीवेशन भी शो करवाओ। जुंजी वहाँ पर अपना नाम लिखता है, उसके बाद वो बंदा उसे एक नंबर वाला कार्ड दे देता है जिसके ऊपर 61 नंबर लिखा होता है। फिर साथ ही अरीना में वहाँ पर ढोल बजना स्टार्ट होता है और उसी के साथ ही सभी लोगों से कहा जाता है, सभी लोग खामोश हो जाओ। तो वहाँ पर जो रेफरी होता है वो उन सभी लोगों से कहता है, हम लोग सबसे पहले 5 हाउसेज के एल्डर्स को वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले वो वहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस के एल्डर गु को वेलकम करते हैं और उसके बाद लिंगजाओ मार्शल हाउस के एल्डर जैंग को वहाँ पर वेलकम किया जाता है और उसके बाद जितने भी 3 बचे हुए मार्शल हाउसेज होते हैं उनके एल्डर्स को वेलकम किया जाता है। जबकि सभी लोग सोच रहे होते हैं ये क्या हुआ, लिंगजाओ मार्शल हाउस वाले ये ज्यादा पावरफुल है, जबकि जुनमेंग मार्शल हाउस वालों के एल्डर को यहाँ पर पहले रिप्रेजेंट किया गया है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही, यहाँ पर जो रेफरी है, जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जुनमेंग मार्शल हाउस वालों के हैं, इसी वजह से यहाँ पर जुनमेंग मार्शल हाउस को पहले रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर सारे एल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर हम कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेफरी आता है और 5 बड़े मार्शल हाउसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और उन सभी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो वहाँ पर उन सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोगों का कंपटीशन बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है।
तो रेफरी उन सभी बच्चों से कहता है तो सभी बच्चे यहाँ पर इस अरीना के सामने लाइनें बना लो। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना होगा। सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद अगर कोई बच्चा अरीना में एंटर नहीं हो सका तो उसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो इस टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसलिए जल्दी करो और जल्दी से अरीना के अंदर आ जाओ। फिर साथ ही वो उनसे कहता है तो अब मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट के रूल के बारे में बताने वाला हूँ। इस कॉम्पिटिशन के रूल्स क्या होंगे। टूर्नामेंट को यहाँ पर 5 बड़े मार्शल हाउसेस सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट के ऊपर जो 5 बच्चे यहाँ पर से पास होंगे उन 5 बच्चों को 5 बड़े मार्शल हाउसेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर ये वाला टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा मेरिट के ऊपर होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा क्लियर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जो भी यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ेगा, उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि एक पीक लेवल के वॉरियर बनना चाहते हैं और एक बड़े मार्शल हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा शुनजी भी सारे बच्चों की भीड़ में अरीना में आने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ पर वह अरीना में आ जाता है तो वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है। वो लड़का उसे टच करता है, वो पीछे की तरफ घूमता है तो वो लड़का उसे हेलो बोलता है। उसने हेलो बोलने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले हो। शुनजी उसे कहता है लड़के क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो बेचारा बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, मुझे तो लगा ये लड़का अकेला है तो चलो इससे बात करते हैं, शायद ये मेरा दोस्त बन जाए, लेकिन ये तो यहाँ पर गुस्से के साथ मुझसे बात कर रहा है। तो वो लड़का उसे कहता है मेरा नाम युनफेंग है, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर अकेले हो तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में दोस्त बन जाए, हम दोनों दोस्त बनकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा युनजी भी उसके साथ अपना हाथ मिलाता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चू जिंगजुन है। युनफेंग उसे कहता है तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे नाम के अंदर युन है जबकि मेरे नाम के अंदर फेंग है, हम दोनों का तो काफी अच्छा मैच बनेगा, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। युनफेंग सही यहीं पर हमारे जुंजी को एक पॉइंट भी सुनाता है। वो उसे पॉइंट सुनाता है तो हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है लगता है कि ये लड़का पागल है, मुझे इसके साथ यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो समझेगा मैं भी पागल हूँ। हमारा जुंजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है फेंग उसे कहता है लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से मेरे साथ आओ, अभी मैंने तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। वो उसका बाजू खींचते हुए अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला आता है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। वो उसे कहता है दोस्त भी मेरे साथ हैं। यहीं पर साथ ही वो उसे सवाल भी पूछ रहा होता है। वो उसे कहता है तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है और कौन से मार्शल हाउस को तुम ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त भी मेरी तरह बहुत ही अच्छे इंसान है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास लेकर चलता हूँ। कि हमारा युनजी सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है, पता नहीं ये नमूना कहाँ से आया और मुझे खींचकर पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है। उन सारे बच्चों के बीच में से उसे खींचते हुए अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है। उसके दोस्त वहाँ पर सामने खड़े होते हैं, एक लड़का और लड़की वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। वो उसे कहती है तुम कहाँ पर रह गए थे फेंग जी, तुम अपने साथ किसको लेकर आ रहे हो, हमने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ पर हमारे साथ ही रहना, फिर भी तुम यहाँ पर इतनी सारी भीड़ में गुम हो गए। तो लड़की आगे बढ़ती है और उसे कहती है फेंग अगर दोबारा तुम यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ गए तो मैं फिर से तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली, मैंने तुम्हें पहली बार ही बता दिया कि हम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, पर जाने के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। फेंग उसे कहता है ये तुम मेरे साथ किस तरह बात कर रही हो, प्लीज कभी तो मेरे साथ जरा अच्छे से बात किया करो, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। साथ ही वो उसे कहते हैं ये लड़का कौन है, इसे तुम कहाँ से लेकर आए हो। साथ ही वो लड़का कहता है मुझे ये लड़का कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए तो मैंने इसके साथ दोस्ती की, मैं इसे यहाँ पर तुम लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इस लड़के का नाम चू जिंगजुन है। जबकि हमारा युनजी सोच रहा होता है ये लोग कहते हैं कि मैं इन लोगों को जाना पहचाना लग रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इन लोगों को पहले कभी भी नहीं देखा। पर हमारा फेंग युनजी को अपने दोनों दोस्तों के बारे में बताता है। वो उसे कहता है हम तीनों ही ब्लैक वाटर सिटी के जीनियस लोग हैं, हम तीनों जीनियस एक्सपर्ट्स हैं। उस लड़की के बारे में इसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है ये ब्लैक वाटर सिटी में रहती है, इसका नाम कीरू है। फिर वो अपने दोस्त के बारे में बताता है कि इसका नाम जी चुआन है और ये लैंटियान सिटी से है, ये भी एक बड़ा ही टॉप क्वालिटी का एक्सपर्ट है। युनजी भी उन दोनों से मिलकर कहता है मुझे भी तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही कीरू आगे बढ़ती है और हमारे युनजी को साइड पर ले जाकर उसे कहती है तुम्हें इस लड़के के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये एक पागल है, पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या हरकतें करेगा, इसी वजह से इससे ज्यादा दूर रहना। जबकि फेंग उसकी बातें सुन रहा होता है और गुस्से के साथ उसे कहता है सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो, तुम इस लड़के को मेरे खिलाफ बातें क्यों कर रही हो। तो यहीं पर हमारी शुई कियान भी पहुंच जाती है। शुई कियान उसे देखकर कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आओगे। तो सभी लोग वहाँ पर से साइड पर हट जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सभी लोग कहते हैं लगता है कि फाइट होने वाली है। शुई कियान हमारे युनजी के सामने खड़ी होती है, बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर उसके सामने खड़े होते हैं। शुई कियान कहती है तो जिंगजुन तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ कौन सी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ हुई है और मेरी बहन के अलावा तुम यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ इस तरह का काम नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि तुम और ये लड़की दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर कैंडिडेट्स हो, लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो लोग भी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये यहाँ पर चू जिंगजुन से इस तरह क्यों बात कर रही है। जुनजी जैसे यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्या बकवास की। इसकी वजह से ज्ञान भी काफी हैरान होती है और कह दिया इससे पहले तो इसने इतनी ज्यादा गुस्से के साथ मुझसे कभी भी बात नहीं की, इसको हुआ क्या है। जुनजी वहीं पर अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है मैं यहाँ पर इसको ये बात पता चलने नहीं दे सकता कि इस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, वो इसकी बहन भी है, वो शुई फैमिली में जाकर वापस सभी लोगों को बता देगी। 9 फ्रोज पैलेस वाले यहाँ से लेकर चले गए हैं, मैं उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा गुस्सा
नुकसान नहीं कर सकता, वरना सभी को पता चल जाएगा। हो सकता है कि मैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी हो जाऊं। तो शुइकियान हमारे जुंजी से कहती है, क्या तुम्हें वो चैलेंज आज भी याद है? लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि 1 साल के बाद जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में तुम मुझे हरा दोगे। लेकिन सर अपनी तरफ देखो तो सही, तुम अपनी कल्टीवेशन में स्पिरिट गैदरिंग ग्राम तक भी नहीं पहुंच पाए। अगर मैं यहाँ पर तुमसे सच्ची बात कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुमने हमारी शुई फैमिली के ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स को यूज किया, तुमने बार बार हमारी शुई फैमिली के ऊपर अटैक्स किए ताकि तुम हमारी शुई फैमिली के पीस को डिस्टर्ब कर सको, ताकि मैं ठीक से कल्टीवेट ना कर सकूं। ये तुम्हारा एक प्लान था, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सको, मैं कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को ना बढ़ा सकूं, ताकि तुम आसानी के साथ इस कंपटीशन में मुझे हरा दो। मैंने तुम्हारे इस प्लान को नाकाम बना दिया। मैं इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग के 4th लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारी शुई फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने ट्रिक्स को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाया है। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। जबकि तुमने इस कंपटीशन को ज्वाइन कर ही लिया है, तो अगर हमारा मुकाबला यहाँ पर कंपटीशन में होता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली पावर क्या होती है। जुंजी से कहता है, तुमने जितना कहना था क्या तुमने कह दिया। तो शुइकियान उसे कह दिया, अब यहाँ पर पछताने का क्या फायदा है? अब अगर तुम पीछे भी हटना चाहो तो अभी तुम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तुम एरिना के अंदर आ चुके हो, ना ही मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस खाने वाली हूँ। इतनी सारी बातें करने के बाद शुइकियान पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगी कि तुम कुएं के अंदर बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो, जिसे लगता है कि उसका कुआं एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। जुंजी से कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं भी तो देखूंगा तुम क्या कर सकती हो। तो फेंग को यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उन सभी की डिटेल्स के बारे में पता होता है। वो कहता है, ये तो ज़ीफेंग सिटी की सबसे जीनियस लड़की है और इसका नाम शुइकियान है। ये शुई फैमिली की यंग मिस है। सुना है कि इसकी मार्शल स्पिरिट 3रे ग्रेड की एक वाटर फॉक्स है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से इसकी कल्टीवेशन लेवल भी स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर है। के कंपटीशन में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। इस बार के कंपटीशन में फाइनल 5 में इसका नाम जरूर होगा। शिजुआन हमारे जिंगजुन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, तुम्हारी तो इसके साथ पहले से कोई हिस्ट्री है। रूबी यहाँ पर हैरान हो रही होती है कि आखिर इस लड़के ने इस लड़की से क्या किया होगा। यहीं पर हमारा फैंग उनको बताता है, मुझे ज़ीफेंग सिटी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। मुझे पता है कि कुछ साल पहले, 1 साल पहले वहाँ पर कुछ हुआ था। वहाँ पर शुई फैमिली वालों के साथ एक और बड़ी फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम चू फैमिली था। काफी साल पहले उन लोगों के आपस में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और 1 साल पहले चू फैमिली का जो यंग मास्टर था वो उनके घर गया था शुई फैमिली वालों के पास, और वहाँ पर जाकर उसने एक मैरिज प्रपोजल रखा था। यंग मिस शुइकियान के लिए होना चाहिए था, लेकिन उस लड़के ने वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए यंग मिस शुइकियान की बजाय उसकी छोटी बहन, जिसकी माँ सिर्फ एक मिस्ट्रेस थी, उस लड़की के साथ अपनी मैरिज प्रपोजल रखा, और इन लोगों ने उसको एग्री कर लिया और चू फैमिली के यंग मास्टर के साथ उस लड़की को भेज दिया। उस दिन के बाद से शुइकियान की फैमिली काफी ज्यादा गुस्से में, और शुइकियान भी काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन उस शादी के बाद से चू फैमिली का यंग मास्टर, जो कि चू फैमिली का पैट्रियार्च बन गया, और उसने बहुत ज्यादा तरक्की की। उसने अपनी चू फैमिली को बहुत ज्यादा बड़ा बनाया, और इस वक्त टाउन में सबसे बड़ी फैमिली चू फैमिली, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़ चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि उनका जो यंग मास्टर चू है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। कहीं पर फैंग को समझ आती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। हमारे जुंजी से कहता है, यहाँ पर तो उस लड़की ने तुम्हें कहा कि तुम उसकी बहन की बैग के पीछे ये सब कुछ क्या कर रहे हो, और साथ ही उसने तुम्हें ये भी कहा तुम्हारा सरनेम चू है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चू फैमिली के पैट्रियार्च तुम ही हो? जुंजी वहाँ पर उन्हें खामोश होने का इशारा करता है कि बिल्कुल खामोश रहो, यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आशीर्वाद सच है कि चू फैमिली का यंग मास्टर वो मैं ही हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर फिर से ढोल बजता है और उन सभी लोगों से कहता है, सभी लोग खामोश हो जाओ, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, और जितने बच्चे अरीना में आए हैं सिर्फ उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसके साथ ही रेफरी उन सभी लोगों से कहता है, इस बार के टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड होने वाले हैं। तो पहले राउंड में हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के साथ तुम्हारी अपनी कंट्रोल को देखा जाएगा कि तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि दूसरे राउंड में जहाँ पर तुम्हारी 1-on-1 कॉम्बैट मैच होने वाले हैं, काफी ज्यादा मैचेस होंगे, जिसके बाद तुम्हारे फाइनल 5 की सिलेक्शन होगी। उन सभी के सामने 5 पिलर्स लाकर रखे जाते हैं, और पिलर्स के सामने 5 स्टोन्स लगे होते हैं। वो उन सभी से कहते हैं, तो तुम्हारा काम यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आओगे और इस पिलर स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखोगे। सॉरी 5 नहीं, वहाँ पर 10 पिलर स्टोन्स लाए जाते हैं। रेफरी उन सभी लोगों से कहता है, तुम्हें स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखना है। अगर तुम्हारा अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ नाता काफी ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन अच्छा होगा, उसके ऊपर जो तीर लगे हुए हैं ये लाइट अप होंगे। अगर तुम यहाँ पर 5 तीरों को लाइट अप कर पाते हो तभी तुम दूसरे सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर 5 से कम को लाइट अप कर पाते हो तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्नेयरिंग स्टोन के ऊपर टोटल 9 तीर हैं। अगर तुम इन 9 के 9 एरोज को यहाँ पर लाइट कर पाते हो तो इसका मतलब यह कि तुम एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसके साथ ही वो रेफरी उन सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों को जब तुमने रजिस्ट्री करवाई थी वहाँ पर तुम्हें एक लकड़ी का टोकन दिया गया था जिसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। यही नंबर आगे वाले सेकंड राउंड में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इस टोकन को गुम मत करना। सेकंड राउंड में तुम सभी के मैचेस इसी टोकन के नंबर के बिहाव पर होने वाले हैं। साथ ही वो उनसे कहता है, तो पहला राउंड यहाँ पर ऑफिशियली बिगन करते हैं। तो पहले 10 बच्चे यहाँ पर इन टैबलेट स्टोन के सामने आकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ रखो। 10 बच्चे वहाँ पर ऊपर चले जाते हैं। तो यहीं पर एपिसोड 28 का एंड करेंगे।
नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी जहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि फर्स्ट टेस्ट जो होता है स्टार्ट हो जाता है। पहले 10 के बैच को वहां पर बुलाया जाता है। वो जाकर स्टोन टैबलेट के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। रेफरी सभी लोगों से कहता है चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ और अगला ग्रुप जहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप वहाँ पर आता है। नेक्स्ट ग्रुप भी सारे का सारे वहाँ पर फेल हो जाता है। सभी देखने वाले बोझदा हैरान होते हैं और कहते हैं जहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोग स्टोन टैबलेट के ऊपर हाथ रखते हैं लेकिन ये लोग एक भी लाइट को वहाँ पर लिट अप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। यहाँ पर से 20 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 20 के 20 ही यहाँ पर इसको जरा भी लाइट अप नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। मिस जूशैन अपने मास्टर जैंग के साथ बैठी होती है। वो मास्टर जैंग से कहती है ये तो सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, इसको इतना ज्यादा हार्ड बनाने की क्या जरूरत थी। मास्टर जैंग उसे कहते हैं क्योंकि हमारी मास्टर सोल के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी ये हमारे टैलेंट और हमारी स्ट्रेंथ को जांचने का एक जरिया है। इतना ज्यादा हमारी कंपैटिबिलिटी अपनी मास्टर सोल के साथ होगी उतना ज्यादा हम लोग फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन पाएंगे। मिस जूशैन उसे कहती है लेकिन मास्टर जैंग मुझे तो ये पता है कि जब हमारे मास्टर स्पिरिट की ग्रेड जो होगी वो ज्यादा हाई होगी तो हमारी कंपैटिबिलिटी भी उतनी हाई होगी, इसको उतनी ज्यादा पावर को अचीव कर पाएंगे। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम तो बहुत बड़ी बुद्धू हो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तुम्हारी मास्टर स्पिरिट एक लो लेवल की मास्टर स्पिरिट है लेकिन उसके साथ तुम्हारी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि वो लो लेवल की मास्टर स्पिरिट के साथ भी तुम एक हाई ग्रेड की मास्टर स्पिरिट को आसानी से हरा सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारी मास्टर स्पिरिट चाहे एक 5th लेवल की मास्टर स्पिरिट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी उसके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है तो तुम बैटल में उसे आसानी से यूज नहीं कर पाओगी, जिसकी वजह से तुम एक लो ग्रेड की मास्टर स्पिरिट वाले बंदे से भी आसानी से हार सकती हो। ऐसे तो सभी लोगों को यही लगता है कि जितना ज्यादा आपकी मास्टर स्पिरिट का ग्रेड ज्यादा होगा आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं होती। असल बात ये है जो कि आज तुम लोगों को यहाँ पर पता चल रही है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही पता होती है। नेक्स्ट मैच में हमारा जीचुआन वहाँ पर जाता है। तो जीचुआन जब थ्रोन के ऊपर हाथ रखता है तो वो वहाँ पर पूरी 5 लाइट्स को लिट अप करता है। तभी देखने वाले कहते हैं इस लड़की ने तो यहाँ पर 5 लाइट्स को लिट अप किया है, इसका मतलब ये पास हो गया है। तो फाइनली इतने सारे बच्चों में से पहला बच्चा निकला है जो पास हुआ है। हमारे जीचुआन के पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो ब्लैक फेस सेप होती है और वो तीसरे ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है और इसकी अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। इसी वजह से ये इस टेस्ट को पास कर पाया है। जीचुआन के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें पहले से पता था कि तुम ये कर लोगे, तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। मिस जूशैन मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग मुझे तो आज ये बात पता चली कि इस तरह भी होता है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता, तुम्हें मास्टर स्पिरिट की कंपैटिबिलिटी के बारे में भी नहीं पता और यहाँ पर तुम कहती हो कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। दोबारा कभी किसी के सामने ये मत कहना कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। जूशैन उनके साथ लाड करते हुए कहती है मास्टर जैंग अब बस भी करे, आपको मुझे पहले से बात बतानी चाहिए थी, आप मेरे मास्टर है तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। नेक्स्ट बारी फैंग की होती है। तो फैंग ऊपर जाता है और जाकर उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो भी वहाँ पर 5 लाइट्स को लिट अप करता है। उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है जो कि रेड डाई सिल्वर मार्टिन होता है। उसके बाद हमारी कीरू की बारी आती है। कीरू भी वहाँ पर जाती है और इस बार कीरू 6 लाइट्स को लिट अप करती है। उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो भी 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है जिसका नाम ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई होता है। तीनों ही दोस्तों ने यहाँ पर अपने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया। तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें पता था कि हम लोग ये कर लेंगे, हम लोगों ने पहले टेस्ट को पास कर लिया, हम लोग तो वाकई में ब्लैक वाटर सिटी के जीनियस हैं। अब ये तीनों यहाँ पर जश्न मना रही होती हैं। उसी वक्त वहाँ पर शुइकियान उनके पास से गुजरती है। शुइकियान उन सभी लोगों से कह दिया तुम सभी लोग तो बहुत ही लो लेवल के मैगेट्स हो, तुम लोग यहाँ पर एक छोटी सी जीत के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो। लोगों को क्या लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर 6 लेवल्स को लिट अप किया है तो ये सबसे बेस्ट है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेस्ट क्या होता है। साथ ही वो हमारे जुंजी की तरफ देखती है और उसे कहती है तो जुंजी आज तुम्हें यहाँ पर पता चलने वाला है कि मैं कितनी ज्यादा बेस्ट हूँ, अब जरा देखते जाओ मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ। दोनों की पावर में कितना बड़ा गैप है और तुम मेरे करीब भी नहीं पहुँच सकते, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सभी लोग वहाँ पर सोच रही होती है ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एक लड़का कहता है मुझे पता है ये शुइकियान है, तो सी फैंग सिटी की शुई फैमिली की यंग मिस है, इसका नाम शुइकियान है और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। रेफरी उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, जहाँ पर चुपचाप अपना टेस्ट पूरा करो। साथ ही रेफरी उन लोगों से कहता है सभी कंटेस्टेंट जल्दी से अपनी जगह के ऊपर आकर खड़े हो जाओ और अपने टेस्ट को स्टार्ट करो। तो सभी लोग वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारे शुइकियान भी पत्थर के ऊपर हाथ रखती है। पास जो मास्टर स्पिरिट है वो 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है जो कि वाटर फॉक्स है। वो उस पत्थर के ऊपर हाथ रखती है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो पूरे की पूरी 7 लाइट्स को लिट अप करती है। सभी लोग साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और काफी ज्यादा एरोगेंट भी है, लेकिन इसकी पावर भी काफी ज्यादा है। तो इन लोगों ने रेफरी को क्योंकि यहाँ पर पहले से सेटअप किया हुआ है तो रेफरी यहाँ पर इसकी तारीफें करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। रेफरी कहता है तो शुइकियान जो कि जी फैंग
सिटी की शुई फैमिली से है। ये एक बहुत ही कमाल की लड़की है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 16 साल की स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है और ऊपर से इसके पास 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है और इसकी अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। एक इस तरह का टैलेंट है जिस तरह का टैलेंट 5 बड़े मार्शल हाउसेस में से किसी भी एक मार्शल हाउस को लाजमी चाहिए होगा। वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस और लायक लड़की है। तो मास्टर शैंग भी शुई कियान को देखने के बाद कहते हैं हाँ ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अपने मार्शल हाउस में इस लड़की को रिक्रूट कर सकते हैं। जबकि मिस जू जैन उसे कहते हैं लेकिन मास्टर मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके मास्टर उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही मिस जू जैन शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर आप इस तरह की गंदी बात मुझसे कैसे कर सकते हैं। फिर साथ ही वो अपने मास्टर से कहती है मास्टर आपको यहाँ पर इस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि ये लड़की तो पहले से जुनमेंग मार्शल हाउस में सिलेक्ट हो चुकी है। मास्टर शैंग उसे कहते हैं हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, क्या तुमने देखा नहीं वहाँ पर रेफरी किस तरह उसकी तारीफें कर रहा था, उसने तो वहाँ पर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। शुई कियान अपने टेस्ट को पास करने के बाद नीचे की तरफ उतरती है। सभी लोग कहते हैं देखो जरा जीनियस ब्यूटी नीचे उतर कर आ रही है और ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है और कितनी ज्यादा एरोगेंट है। ब्यूटी को बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, खूबसूरत, एलिगेंट और बहुत ज्यादा पावरफुल। शुई कियान भी सोच रही होती है बेवकूफो चलो जल्दी से यहाँ पर मेरी वर्शिप करना स्टार्ट करो, हाँ मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मानव फैंग जुनजी से कहता है लो वो सीधी हमारी तरफ ही आ रही है, लगता है वो फिर से यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। इन दोनों भी वहाँ पर चुप करके खड़े हो जाते हैं। तो शुई कियान सीधी जुनजी के पास आती है और उसे कहती है क्या तुमने देखा यहाँ पर उस स्टोन को लिट अप कर सकती है और 7th लेवल तक उसको लिट अप किया है। मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी बड़ा जीनियस नहीं है, मैं सबसे बड़ी जीनियस हूँ। यहाँ तक कि एग्जामिनर जो रेफरी था वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। कीरू उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ, क्या पता यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा बड़ा जीनियस कोई निकल आए। फिर कियान उसे कहती है बस भी करो, तुम तो मुझसे बड़ी जीनियस नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल तो मुझसे लो है। साथ ही हमारे जुनजी से कहती है तो जुनजी मुझे लगता है कि अगली बारी तुम्हारी है, फिर देखते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर पाते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर उस स्टोन लाइट को लाइट अप भी कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो 1st ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है। मैं तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना चाहती हूँ कि स्टेज के ऊपर जाने के बाद जब तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगे तुम्हारे चेहरे के लुक्स कैसे होने वाले हैं। जुनजी उसे कहता है ठीक है फिर वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद अगले कंटेस्टेंट की बारी आती है। हमारा नंबर 61 भी होता है यानी हमारा जुनजी भी होता है। हमारा जुनजी भी इन सभी के साथ ऊपर चला जाता है। हमारा जुनजी जाकर स्टोन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो आज के टेस्ट में ये लोग इस तरह के टेस्टर्स को यूज कर रहे हैं, ये वाले टेस्टर्स तो बहुत ज्यादा बेकार और लो क्वालिटी के हैं। मुझे नहीं लगा था कि 5 बड़े मार्शल हाउसेस वाले इस तरह के लो क्वालिटी के टेस्टर्स को यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये तो एनर्जी के साथ बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। ये वाले टेस्टर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूज किए जा सकते हैं जिनके पास बहुत ही लो लेवल की मार्शल स्पिरिट होती है, अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा लो होती है। तो सभी लोग जैसे वहाँ पर अपने अपने स्टोन के ऊपर हाथ रखते हैं तो उनकी एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। जुनजी स्टोन के ऊपर हाथ रखता है लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पर रिलीज नहीं होती। शुई कियान कहती है ये क्या तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी करो इसको लाइट अप करना स्टार्ट करो, हम भी तो देखें कि तुम क्या कर सकते हो। तो तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो वहीं पर अभी वापस आ जाओ। जुनजी जब अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पर रिलीज करता है तो उसकी मार्शल स्पिरिट एक तलवार होती है जो कि 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, स्पिरिट स्वर्ड। देखने वाले वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का तो सबसे बड़ा बेकार इंसान है, इसके पास 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है जो सिर्फ एक तलवार है और तलवार भी टूटी फूटी लग रही है। 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट के साथ ये तो स्टोन को लाइट अप भी नहीं कर सकता, इसे वहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय अभी नीचे आ जाना चाहिए। मास्टर शैंग भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये एरोगेंट लड़का 1st राउंड को भी पास नहीं कर पाएगा। मिस जूजान कहती है मुझे लगता है कि उस टेस्टर के साथ कोई मसला है, इसी वजह से वो लाइट अप नहीं हो पा रहा। मास्टर शैंग से कहते हैं नहीं वो टेस्टर बिल्कुल ठीक है। विज्ञान भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है ये लड़का तो यहाँ पर एक लाइट को भी लाइट अप नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं लगता कि ये एक को भी लाइट अप कर पाएगा, ये यहीं पर शर्मिंदा होकर फेल हो जाएगा। शैंग भी कहता है इसके टेस्टर के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा, क्या हुआ, यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर साथ ही अचानक से वहाँ से लाइट निकलती है और उसी लाइट के साथ ही सारी की सारी लाइट्स जो होती हैं वो लाइट अप हो जाती हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर उसके अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट होते हैं, वो सारे का सारा स्टोन वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देखने वाली बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। लड़के की मार्शल स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इस लड़के ने वहाँ पर पूरे के पूरे स्टोन टैबलेट को ही तोड़ दिया है। वहाँ पर 9 लाइट्स तो जली थी, उसके साथ साथ पूरे का पूरा स्टोन टैबलेट भी वहाँ पर टूट गया क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो टेस्टर यहाँ पर इसकी एनर्जी को माप नहीं सका। सभी लोग वहाँ पर हमारे जुनजी की तारीफें कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस तरह का पहले कभी भी कोई भी नहीं देखा। शुई कियान भी इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। शैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है, जबकि जुनमेंग मार्शल हाउस और बाकी के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग भी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं तो वाकई में सच है कि हमने आज तक इस तरह का कोई भी लड़का नहीं देखा। हालांकि इसकी मार्शल स्पिरिट एक 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन इसकी अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह की कंपैटिबिलिटी वाला लड़का हमने आज तक नहीं देखा है। ये तो हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिस यूजैन अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग आप बताओ कि क्या आप इसको ज्वाइन करने के लिए कहोगे या नहीं। अब तो आपको जाकर इससे कहना चाहिए कि ये हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन कर ले। मास्टर जैंग भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक है। तो रेफरी आगे बढ़ता है और हमारे जुनजी से कहता है लड़के ये तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर हमारे टेस्टर को तोड़ दिया है, क्या तुम्हें पता है कि ये हमारी जुनमेंग मार्शल हाउस की प्रॉपर्टी है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, तुम्हें इसके लिए
लिए पे करना होगा। जुंजी उसे कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पर इसको पे करूंगा। वो रेफरी अंदर से सोच भी रहा होता है कि मैंने इस तरह का कोई भी एक्सपर्ट पहले कभी नहीं देखा। इसने ना सिर्फ यहाँ पर लेवल 9 को अचीव किया बल्कि इसने साथ ही टेस्टर को भी तोड़ दिया है। ये इसकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इसने टेस्टर को तोड़ा है। रेफरी क्योंकि जुनमेंग मार्शल हाउस का बंदा है इसी वजह से उसने यहाँ पर इसके लिए मुश्किल तो क्रिएट करनी है। वो हमारे जुंजी से कहता है तुमने जानबूझकर हमारे इक्विपमेंट को तोड़ा इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर 10 गुना ज्यादा कीमत देना होगी। जुंजी उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा, मैंने यहाँ पर इसको जानबूझकर नहीं तोड़ा। रेफरी उसे कहता है मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा किसी स्टोन टैबलेट को तोड़ते हुए, तुमने जानबूझकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्सर्ट किया होगा जिसकी वजह से तुमने इस टैबलेट को तोड़ दिया है। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे बढ़ता है उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस बात को मना कर रहे हो कि तुमने जानबूझकर इसको नहीं तोड़ा? अगर तुम यहाँ पर ठीक तरह से जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी क्योंकि टेस्टर को तोड़ देता है जिसकी वजह से रेफरी उसे कहता है तुमने टेस्टर को जानबूझ के तोड़ा है, मैं इसके लिए डिस्क्वालीफाई भी कर सकता हूँ। उसने उसको कॉलर से पकड़ा होता है। बाकी के सभी बच्चे भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि ये रेफरी यहाँ पर कर क्या रहा है। जब रेफरी को लगता है कि उसने यहाँ पर सभी की नजरों में आ रहा है तो सभी से कहता है तुम सभी लोग मेरी तरफ घूर कर क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से वापस जाओ। साथ ही हमारे जुंजी को भी छोड़ देता है। जुंजी उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इसके लिए पे करूंगा तो जल्दी से मेरा गला छोड़ो, और वो भी उसे वहाँ पर हाथ छुड़वाकर वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है। रेफरी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इसी वजह से वो शांत हो जाता है। जुंजी जब नीचे आता है तो उसके तीनों दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुमने वाकई में कमाल कर दिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हीरो उसे कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, अगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को जीनियस कहूंगी तो मैं तो एक बहुत बड़ी बुद्धू होंगी। बाकी के सभी लोग भी भागते हुए वहाँ पर हमारे जुंजी के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं दोस्त तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो। क्या भी वहाँ पर सोच रही होती है क्या वाकई में ये हमारा वही जुंजी है, बस कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं थी लेकिन इसने यहाँ पर इस टेस्टर को तोड़ दिया। क्या वाकई में इसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा थी, इसकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि इसने टेस्टर को तोड़ दिया। जहाँ पर इसने कोई चीटिंग की है। सारे के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए थे, जहाँ पर ये सभी लोग मेरे इर्द गिर्द होते और मेरी तारीफ कर रहे होते, लेकिन इस वक्त ये सभी लोग जुंजी के इर्द गिर्द हैं। पर एक बंदा नीचे उतर आता है और शुइकियान से कहता है मिस शुइकियान हमारे मास्टर गु आपसे मिलना चाहते हैं। शुइकियान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर बैक साइड पर चला जाता है जहाँ पर मास्टर गु उसका इंतजार कर रहे होते जो कि जुनमेंग मार्शल हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है। मास्टर गु शुइकियान से कहते हैं तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली के मुताबिक तुम लोगों ने कहा था कि ये लड़का एक बिल्कुल क्रिपल है, उसके पास पावर नहीं है और उसने वहाँ पर एलिक्सर्स को यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है, बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल तक पहुँच पाया है। लेकिन यहाँ पर देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। उसने वहाँ पर अपनी ओरिजिनल पावर को शो करवाया जिससे उसने टेस्टर को ही तोड़ दिया। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था? आईडिस के स्कोर इतने अच्छे कैसे हैं? शुइकियान उसे कहती है नहीं सर हम लोगों ने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। 1 साल पहले तक तो इसके पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, ये बिल्कुल एक बेकार लड़का था और बॉडी टेम्परिंग के 2 लेवल पर था। हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये एक बहुत ही गिफ्टेड लड़का है, फिर भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ा सकता है? सिर्फ 1 ही साल में ये बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल तक पहुंच चुका है। आपको नहीं लगता कि इस लड़के ने यहाँ पर किसी किस्म का एलिक्सर या फिर चीटिंग मेथड को यूज किया होगा तब इसने अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाया है? तो मास्टर गु से कहते हैं तुमने मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बताया है मुझे नहीं लगता कि उस सब का कोई फायदा भी है, क्योंकि वहाँ पर उस लड़के ने जो टैलेंट शो करवाया है बाकी के चारों मार्शल हाउस के लॉर्ड्स ने वहाँ पर ये सब कुछ देख लिया है। हम लोग यहाँ पर उसके लिए मुश्किल भी क्रिएट करें तभी उसे 5 बड़े हाउसेज में से कोई ना एक वहाँ पर जरूर ज्वाइन करने की ऑफर जरूर करेगा। फिर साथ ही मास्टर गु से कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने रेफरी को पहले से खरीद लिया है। वहाँ पर जो रेफरी है वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए जरूर मुश्किल क्रिएट करेगा और आने वाले जितने भी टेस्ट हैं जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उस लड़के को एलिमिनेट करने के लिए कोई भी चांस खाली नहीं छोड़ेगा। क्या उनसे कहती है तो मास्टर गु नेक्स्ट राउंड में मुझे उस लड़के के साथ फाइट करने दे। मास्टर गु से कहते हैं बेवकूफ मत बनो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हाँ तुम हो सकती हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमें उस लड़के की एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया और तुम हार गई तुम्हारे सारे का सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा, साथ ही तुम्हारे फादर के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन साथ ही फिर से वहाँ पर ढोल बजते हैं और रेफरी उन सभी लोगों से कहता है तुम्हारा फर्स्ट राउंड अब कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर टोटल 300 बच्चों ने पहले राउंड में हिस्सा लिया था। उन 300 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 54 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हो सके हैं, वही सेकंड राउंड में जाएंगे। जितने बच्चे इस टेस्ट में पास हुए हैं उन सभी लोगों का नाम राइट साइड की दीवार के ऊपर लिखा गया है। वहाँ पर जाकर आप सभी लोग अपने नाम देख सकते हैं और आपके पास आपके टैग है जिनके ऊपर आपके नंबर लिखे हुए हैं। तो वाला टेस्ट हम लोग दोपहर के वक्त स्टार्ट करेंगे, तो अभी जाओ जाकर आप लोग एंजॉय करो, अभी रेस्ट का टाइम है और जाकर आप खाना पीना खाकर आ सकते हो। सभी लोग कहते हैं लगता है कि ब्रेक हो गई और सभी लोग वहाँ पर अरीना से बाहर निकल आते हैं। जुंजी और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है ठीक है बाय मैं जहाँ से जा रहा हूँ। जुनफेंग उसे कहता है क्यों ना तुम हम तीनों के साथ चलो, हम लोग भी लंच करने के लिए जा रहे हैं,
हम तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, हम लोगों ने पहले से एक रेस्टोरेंट रिजर्व किया हुआ है। जुनजी उसे कहता है नहीं, मुझे अभी अपने दोस्तों के पास जाना है, वो लोग भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फेंग उसे कहता है क्यों ना तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ पर ले आओ, वो लोग भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आ जाएंगे और हम चारों पांचों मिलकर वहाँ पर बैठकर खाना खाएंगे। हमारा जुनजी उनसे कहता है ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें ले आऊंगा। और हमारा जुनजी वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर आता है तो एल्डर जैन और उसके साथ लेडी लॉर्ड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं शंग मास्टर, मुझे तो पहले से पता था कि आप वहाँ पर सबके छक्के छुड़ा देंगे। पर उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। जुनजी कहता है चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, जबकि उस रेस्टोरेंट में मास्टर जैंग और उनकी यूजैन वो लोग पहले से वहाँ पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। यूजैन मास्टर जैंग से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। एक बार उसकी नजर हमारे जुनजी के ऊपर पड़ती है कि वो लोग भी अभी होटल में एंटर हुए हैं। यूजैन कहती है मैं अभी जाकर उनको बुलाकर लाती हूँ। मास्टर जैंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं रुको, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पता है ना कि लास्ट टाइम जब मैं उस लड़के से मिला था हमारी मीटिंग कितनी ज्यादा खराब रही थी, वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लड़का है। अगर हम लोग अभी जाकर उस लड़के से मिलते हैं और उस लड़के का एटीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए फिलहाल के लिए मैं उस लड़के को देखना नहीं चाहता। दूसरी बात, तुम उसे यहाँ पर क्यों बुला रही हो, उसे खुद हमारे पास आना चाहिए। एक बहुत ही फेमस मास्टर हूँ मैं, मास्टर जैंग हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी छोटे जूनियर को यहाँ पर नहीं बुलाने वाला। यूजैन कहती है लेकिन मास्टर अगर किसी दूसरे मार्शल हाउस ने उसको पहले ऑफर कर दिया और वो दूसरे मार्शल हाउस में चला गया तो फिर क्या होगा। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जितने भी बाकी के एल्डर्स आए हैं जो कि अपने मार्शल हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी लोग अपने मार्शल हाउस के जो पैट्रियार्च है या फिर उनका जो लीडर है उसके ऑर्डर्स मानने के बाद ही किसी को अप्रोच करेंगे। लेकिन मैं एल्डर जैंग हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस लड़के को अभी जाकर कह सकता हूँ कि हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में जब इसका मुकाबला काफी सारे टफ ओपोनेंट्स के साथ होगा तब वहाँ पर पता चलेगा, तब जब ये वहाँ पर शर्मिंदा होगा उसके बाद हम लोग इसके पास जाएंगे और इसको जाकर ऑफर करेंगे। बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और बाकी का कोई भी मार्शल हाउस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद ज्यादा एरोगेंट नहीं रहेगा। तो मिस यूजैन भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। दोपहर के वक्त रेफरी उन सभी लोगों से कहता है तो ये वाला जो कॉम्बैट मैच है ये 1-on-1 कॉम्बैट मैच होने वाला है, जहाँ पर आप सभी लोगों के नंबर लिखकर इस एक बॉक्स के अंदर रख दिए गए हैं। वहाँ से मैं आप सभी के नंबर्स को निकालूंगा, जिसका नंबर आता जाएगा वो दोनों कंटेस्टेंट यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। जहाँ पर जो रैंडम नंबर होंगे जिसका नंबर निकलेगा वही फाइट करेगा। यहाँ पर तुम सभी लोगों की फाइट को देखकर जो एल्डर्स होंगे वो लोग इस बात को जज करेंगे क्या तुम लोग किसी 5 मार्शल हाउसेज में से किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैच को हारेगा उसको उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसे बाहर जाना होगा और उसके बाद विनर जो होगा वो अगले मैच में जाएगा और अगले मैच को जीतेगा। यहाँ तक कि हमें आखिर के ऊपर 5 विनर्स नहीं मिल जाते, आखिर के ऊपर हमें 5 विनर्स मिल जाएंगे। उस वक्त ये मैच खत्म हो जाएगा और उन 5 को 5 बड़े मार्शल हाउसेज को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। फिर साथ ही उनसे कहता है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 स्ट्रिक्स को निकालूंगा और उसके बाद देखूंगा कौन कौन से नंबर है। फिर उन सभी लोगों से कहता है तो इस मैच में आप लोग वेपन्स को यूज कर सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। तो जब वो वहाँ पर से 2 नंबर निकालता है तो उनमें से एक नंबर हमारे फैंग का भी होता है। वो कहता है तो इसमें एक फैंग है और दूसरा एक और लड़का होता है। तो कीरू हमारे जाओ फैंग से कहती है जाओ फैंग अगर तुम वहाँ पर जाने के बाद पहली मैच को हार जाते हो तो इस बारे में सोचना मत के 5 बड़े फैमिली में से कोई एक हाउस तुम्हें अपने लिए एक्सेप्ट करेगा। फिर साथ ही वो से कहती है ब्लैक वाटर सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाना अगर तुम हार जाते हो और दोबारा किसी को ये भी मत बताना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जाओ फैंग उसकी बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर पहली मैच को हारने वाला हूँ, अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। और वो गुस्से के साथ जल्दी से रीना में चला जाता है। तो रीना में जो लड़का होता है उसके पास तलवार होती है, वो उस लड़के से कहता है हाँ क्यों नहीं चलो फाइट करते हैं। उसके सामने वाला जो ओपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। जाओ फैंग कहता है ये क्या इतना ज्यादा शांत कैसे जबकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। रेफरी कहता है तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सामने वाला ओपोनेंट बड़ी स्पीड से अपनी तलवार लेकर हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो फैंग उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो फिर से पीछे की तरफ घूमकर उसके ऊपर अटैक करता है तो फैंग अपने ब्लेड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम छोटे बच्चे यहाँ पर जख्मी हो जाओ। घर जाकर पहले कुछ और साल तक ट्रेनिंग करो उसके बाद यहाँ पर आना। फैंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ से घर वापस जाना चाहिए। वो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी तलवार को निकालता है और उसके गर्दन के ऊपर अपने ब्लेड को रख लेता है और यहीं पर वो लड़का इस मैच को हार जाता है और उसके बाद हमारा फैंग वापस आ जाता है। हमारा फैंग ने यहाँ पर अपने पहले मैच को जीत लिया है। उसके बाद रेफरी कहता है तो अब मैं यहाँ पर सेकंड मैच के लिए नंबर निकालने वाला हूँ। नंबर निकालता है तो वहाँ पर नंबर 9 वू जोंग और उसके साथ हमारे जुंजी का मुकाबला होता है। सभी लोग कहते हैं ये क्या सेकंड मैच में जुंजी का मुकाबला आ गया। तो जुंजी सभी लोगों से कहता है ठीक है फिर मेरे लिए प्रे करना, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो चलता हुआ ऊपर चला जाता है। सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर देखने हैं क्या होने वाला है। जुंजी का जो ओपोनेंट होता है नंबर 9 वाला वो एक काफी हट्टा कट्टा बंदा होता है। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का है लेकिन उसका कद काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी मूछें भी होती हैं। लोग कहते हैं लगता है कि ये लड़का इस मैच को हारने वाला है क्योंकि इन दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। जुंजी और रीना में जाता है और उस बंदे की तरफ देखकर कहता है क्या ये लड़का वाकई में 20 साल से कम का है, लगता तो नहीं है। हमारे जुंजी के सामने आकर खड़ा होता है, उसके सामने हाथ करता है और कहता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मेरा नाम वू जोंग किंग है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हमारा जुंजी भी उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जुंजी है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं 18 साल का हूँ
हूँ। जैसे ही रेफरी वहाँ पर कहता है तो मैच स्टार्ट होता है। जैसे ही वो मैच स्टार्ट करने का कहता है क्योंकि वू किंग ने हमारे जुंजी का हाथ पकड़ा होता है, वो उसको हाथ से पकड़कर वहीं पर पटाखा ग्राउंड के ऊपर दे मारता है, जिसके साथ हमारे जुंजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही वो अपने बड़े से वेपन को निकालता है जो कि एक एक्स होता है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे हमारा जुंजी जल्दी से नीचे से बाहर की तरफ हटता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। फाइट के स्टार्ट होते ही वो दूसरा लड़का वू किंग अपने बड़े से एक्स को घुमाते हुए हमारे जुंजी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। वो बड़ी फोर्स के साथ अपने एक्स को घुमा रहा होता है क्योंकि वो काफी हटा कटा होता है, इसी वजह से वो उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकता है। हमारा जुंजी उसके अटैक्स को अभी तक जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर रहा होता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने मेरे सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, अब तो मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हो, लेकिन तुम्हारी जो किस्मत ज्यादा देर तक जहाँ पर साथ नहीं देगी। अभी देखने वाले सोच रहे होते हैं लगता है कि ये मैच की आउटकम पहले से डिसाइड हो चुकी है, यही बड़ा बंदा यहाँ पर इस मैच को जीतने वाला है। वू किंग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इसको बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है। दूसरे लड़के की मास्टर स्पिरिट भी बहुत ज्यादा लो लेवल की है, वो इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता। ऊपर से उस बंदे की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। फैंग कहता है ये यहाँ पर मसले की बात है क्योंकि उस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है और स्पीड की वजह से वो यहाँ पर हमारे फैंग का मुकाबला कर सकता है, यानी जुंजी का मुकाबला कर सकता है। वू किंग हमारे जुंजी से कहता है तुम्हारी किस्मत बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगी। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हारे लिए भी सेम यही है कि तुम्हारी किस्मत भी बार बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बात सुनते ही वू किंग काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है लड़के इस बात के ऊपर तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। फिर से अपने एक्स को लेकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा जुंजी उसके अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड करना स्टार्ट करता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी इस वू किंग को हरा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।